जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है वहाँ पे माइनॉरिटी सेफ क्यों नहीं? उनका देखिए 1400 वर्षों का इतिहास ही रहा है। हमारे देश में जब मुस्लिम माइनॉरिटी की बात आती है तो छोटे बड़े नौजवान ज्यादातर ये आजाद ख्याल पालते हैं, वो नारे देते हैं सरतन से जुदा, आजादी हम लेके रहेंगे। ऐसी अलगाववाद सोच उनके जहन में कहाँ से आई? विक्टिम कार्ड खेलना नया तंत्र बन चुका है। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? इसे तो बहुत खुली आंखों से देखना चाहिए, क्लियरली देखना चाहिए। क्या सच में हिंदू खतरे में है? इस्लाम खतरे में है। क्या भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से धर्म के आधार पर किसी पूरे समुदाय को नफरत से जोड़ना ये सही है? एक समाज जिसे केवल 95% लोग हिंसक हैं, उसके आधार पर पूरे समाज को हिंसक कहना योग्य होगा? मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए मदरसे चलाते हैं, तो क्या हिंदू कम्युनिटी के लोगों को अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए गुरुकुल चलाना चाहिए? गुरुकुल तो आवश्यक है। रिसेंटली एक मूवी आती है धुरंधर, जिसमें यह दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के कुछ बिजनेसमैन इंडियन करेंसी को प्रिंट करते हैं और उसे कई सारे कंट्रियों के थ्रू इंडिया में बेचते हैं। इंडियन करेंसी का जो प्लेट होता है उन्हें कैसे मिल जाता है? लेकिन जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे क्यों नहीं लगाते? उनकी एक विचार प्रणाली है कि वो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कहीं और झुकेंगे नहीं। यूसीसी बिल लाने में बहुत से लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? मुसलमान समाज के जो मुल्ला मौलवी लोग बचपन से और इंडोक्ट्रिनेटेड होता है, पूरा समाज भी वैसे ही होता है। तो हमारे देश में लगभग 53 मिलियन केसेस पेंडिंग है सर, जिसमें से 85% केसेस जो लोअर कोर्ट में, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? एक तो लोक संख्या है कि तुलना में जो न्यायपालिका है उसकी यंत्रणा बहुत छोटी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जेडी सिंह है। वेलकम टू द J10 पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में पिछले 30 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं एडवोकेट नवीन रमाकांत चौमाल जी का। नमस्कार जेडी जी। नमस्ते सर। अपने सभी सम्मानीय दर्शकों का मेरा प्रणाम। जी नवीन जी, मुख्यतः क्रिमिनल, सामाजिक एवं हिंदुत्व क्षेत्र में जैसे रक्षा, गौ रक्षा, धर्मांतरण के विरोध में क्षेत्रों में प्रैक्टिस करते हैं तथा स्टूडेंट टाइम से ही कॉलेज के समय हिंदुत्व के कार्य में एक्टिव रहे। आप लोगों ने इन्हें बहुत से टीवी चैनल, पॉडकास्ट में चर्चाओं में हिंदुत्व के लेकर सहभागी के रूप में देखे होंगे। तो नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नवीन जी, ये बताइए, एक लॉयर जो होता है उसे कब लग जाता है कि वो कंप्लीट एडवोकेट बन गया है? जी, ये जो प्रश्न है जी, ये काफी से मौलिक है जी, और इसका सरल उत्तर ये है कि जो विधि का क्षेत्र है जी, ये ज्ञान से भरा हुआ क्षेत्र है जी, और इसमें केवल कायदे कानून जिसे कहते हैं, नियमावली, उसी का समाविष्ट नहीं होता है, परंतु ब्रह्मांड के अनेक जितने भी ज्ञान होते हैं, चाहे वो राजकीय हो या आर्थिक क्षेत्र के हो या विज्ञान क्षेत्र के हो, जब जब जिसकी आवश्यकता पड़ती है तो बहुत ही विस्तार और व्यापक क्षेत्र होता है। तो कोई भी व्यक्ति इस तरह से कह नहीं सकता कि मैं पूर्णतः एक बहुत अकॉम्प्लिश्ड लॉयर बन चुका हूँ। हम सब इस प्रक्रिया में एक पथ पर चलते जा रहे हैं, अभ्यास करते जा रहे हैं और एक अपना लर्निंग बढ़ाते हैं। इसलिए हम वकीलों को जैसे संबोधित किया जाता है तो सम्मानीय के बदले लर्नेड कहा जाता है, लर्नेड लॉयर, तो कि जिसने अभ्यास किया हुआ है और ये अभ्यास की प्रक्रिया उसकी चल रही है। तो चाहे नया वकील हो जो पास आउट हुआ हो कॉलेज से, जिसने अभी भी सनद ली हो, या कोई 30 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा है मेरे जैसा, या मेरे से भी अधिक सीनियर वकील होते हैं 50 वर्षों के, परंतु वो भी अपने क्षेत्र में रोज नया नया अभ्यास करते रहते हैं, अपने आप को सुधारते रहते हैं, एक अपनी स्तर बढ़ाते रहते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकते मैं परफेक्ट एडवोकेट बन चुका हूँ। जी। नवीन जी, एक बात बताइए, एक वकील की समाज में क्या भूमिका होती है? मैं ये बात सदैव कहता आया हूँ कि वकील एक समाज का बहुत बड़ा एक अनिवार्य अंग होता है जी, और उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज में। अभी आप कहोगे कि नवीन जी आप तो इस क्षेत्र के वजह से आप इसी क्षेत्र का गुणगान करोगे, वैसी बात नहीं है। मेरा जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि मैं स्वयं ने पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इलेक्ट्रॉनिक्स, परंतु मुझे सामाजिक क्षेत्र में रुचि थी। बाद में मैं वकील बना हूँ, तो मुझे इंजीनियरिंग क्षेत्र से भी उतना ही लगाव है। परंतु एक वकील का यदि आप पूछोगे कि समाज में क्या भूमिका होती है, तो मैं जब कह रहा हूँ कि उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके अनेक कारण हैं। क्योंकि मनुष्य जो होता है, आप जानते हैं कि एक सामाजिक व्यक्ति होता है। छोटा सा उदाहरण दे दो आपको, तो एक घोड़ा होता है, यदि उसे अच्छा खाने पीने को, रहने की व्यवस्था की जाए तो उससे ये कोई अंतर नहीं पड़ता है कि उसके ऊपर कौन सवार हो रहा है, उसे कहाँ लेके जा रहा है। परंतु मनुष्य, आपने देखा है कि प्राचीन युग से लेके पूरा इतिहास काल में सदैव अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने न्याय होता है, अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए लड़ता आया है। तो यहाँ पे वकीलों का काम शुरू होता है, जो मनुष्य को, जो सामान्य नागरिक होते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन्हें न्याय मिलाने के लिए, उनके तर्क जो होते हैं, उनके जो सिद्धांत होते हैं, उनके लिए लड़ने के लिए जो
वो सहायता करते हैं। तो और एक समाज की रचना कैसी होनी चाहिए उसमें अपनी योगदान देते रहते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी भूमिका होती है वकीलों की। आपको पिछले 30 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। तो जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि बड़े ही कूल तरीके से, बड़े ही मनोरंजक तरीके से कोर्ट के अंदर ड्रामेटिक टर्म होते हुए हम लोग देखते हैं। तो कभी आपको सीरियस जब कोई केस चलता है तो आपको कैसा लगता है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में? नहीं, हमारे लिए तो दोनों ही रियल लाइफ ही होती है। ओके। क्योंकि हमें कोई रियल में कैप्चर नहीं करता है। जी हाँ, आजकल न्यायपालिका का भी वीडियो रिकॉर्डिंग होने लग गया है जी। और उसका प्रसारण भी हो रहा है। जी। वो इसलिए क्योंकि भारत में जो सिद्धांत है हमारे संविधान के अनुसार ओपन कोर्ट सिस्टम रखा गया है। जी। यानी न्यायपालिका एक पारदर्शिक होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। कि भाई सामान्य व्यक्ति कोई भी होगा वो भी कोर्ट न्यायालय में आके देख सकता है कि किस प्रकार से न्याय प्रदान किया जा रहा है लोगों को, और वो भी जान सके कि भी यदि मुझे भी कभी आवश्यकता पड़े तो मुझे किस प्रकार से न्याय मिलेगा। तो उसमें किसी को रोक टोक नहीं है। तो सबको जानकारी के लिए वो बहुत आवश्यक होता है। तो जैसे आपने कहा कि हमारा जो क्षेत्र होता है उसमें काफी ड्रामेटिक होता है और रोचक होता है। जी हाँ, ये काफी एक रोचक क्षेत्र है और इसमें काफी क्या बोलते हैं, ग्लैमर भी होता है और एक काफी उसमें समाज को रुचि भी होती है। अनेक उसके कारण होते हैं क्योंकि जो हमारे जो विषय होते हैं वो अनेक लोगों के जीवन से जुड़े हुए होते हैं। चाहे कोई प्रकरण लड़ा जा रहा है न्यायपालिका में दो व्यक्तियों के बीच में भी, परंतु जो देखने वाले भी व्यक्ति होते हैं वो भी उससे किसी न किसी पक्ष से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और जो हमारा कार्य पद्धति होती है वो तर्क के ऊपर होती है आधारित। जो कानून होता है, जो रूल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं जिसे आप कहते हैं विधि, तो वो कॉमन सेंस के ऊपर आधारित होती है, लॉजिक के ऊपर आधारित होती है। एक न्याय किसी को मिलना चाहिए, उसके जो साउंड प्रिंसिपल्स है, तत्व, उनके ऊपर आधारित होती है। तो सामान्य व्यक्ति को भी उसे समझना बहुत सरल होता है। तो देखिए जैसे आप हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो आप लोग का भी जो कॉमन सेंस है, लॉजिक, वो हमसे कोई कम नहीं है, हमारा भी उतना ही है। केवल हमने विधि के जो विषय में अभ्यास किया है अभी उसको हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, जितना ही होता है। तो जो क्षेत्र है काफी लोगों को, जो समाज के लोगों को भी रोचक लगता है। और उसमें और एक विषय ऐसा है कि जो भी कोर्ट में प्रकरण चलते हैं, मुकदमे चलते हैं जिसे कहते हैं, तो दो व्यक्तियों के बीच में या दो पक्षों के बीच में एक प्रकार से बौद्धिक द्वंद्व चलता है, ड्यूएल चलता है, कॉन्टेस्ट चलता है। तो लोगों को जब कॉन्टेस्ट होता है तो देखने में मजा आता है। जैसे हम T20 मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, तो कुछ लोग इस पक्ष को सपोर्ट करते हैं, कुछ उस पक्ष को पे अपना सपोर्ट करते हैं। तो देखने में उनका रोमांच जागृत हो जाता है। आपने कभी सिस्टम के सामने पावरलेस महसूस किया है? वो तो एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न पूछा है आपने कि वास्तव में तो वकील ने कभी अपने आप को पावरलेस अनुभूति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका कर्तव्य है कि जो गरीब है, दुर्बल है, उनको न्याय मिला के देने का और उनके लिए पावर मंगे खड़ा होने का। परंतु वास्तवता यह है कि अनेक बार हम वकीलों को भी सिस्टम के सामने पावरलेस देखने को मिलता है। हो सकता है अभी शुरुआत की आपने चर्चा की, जैसे जैसे विषय है, मैं आपको इसका उदाहरण देता जाऊंगा कि किस प्रकार से हम वकील अपने को पावरलेस महसूस करते हैं। उसमें कोई ऐसे शर्म की बात नहीं है, परंतु विषय ये है कि ये बात समाज तक पता चलनी चाहिए कि हमारे सिस्टम में क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं और वो उसको कैसे सुधारना चाहिए। बिल्कुल जी। क्या आपने किसी केस में मोरल कॉम्प्रोमाइज देखा है? कुछ हद तक देखा भी है और अनेक जगह से देखा हुआ है। यानी पक्षकार तो होते ही हैं, जो केस लड़ने आते हैं वो तो अनेक बार मॉरल कॉम्प्रोमाइज करते हैं, झूठी बात लेकर आते हैं, अपने झूठी केस लेकर आते हैं। कभी कभी वकील का भी मॉरल कॉम्प्रोमाइज होता है, अनेक प्रकार से होता है। न्यायपालिका जो होती है, जो न्यायाधीश लोग होते हैं, वो भी उन्हें भी मॉरल कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा है। तो इस 30 वर्षों में आप देखिए जेडी, मुझे काफी अनुभव मिले हैं, खट्टे मीठे तीखे जैसे भी हो, परंतु ये सीना कभी छलनी भी हो चुका है। क्या जुडिशरी पब्लिक क्रिटिसिज्म से डरती है? हाँ। कैसे? अभी वो कैसे है वो तो दिखता ही है अपने को कि जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है, उसे ड्रैकोनियन कहा जाता है कि जब कोई
व्यक्ति आज न्यायपालिका का देखिए सम्मान होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और राष्ट्र के हित में है, समाज के हित में है कि न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए, ताकि न्यायपालिका जो आदेश देवे उसका पालन हो और समाज की रचना बनी रहे, एक समाज में सुव्यवस्था बनी रहे। परंतु दुर्भाग्य से हमारी न्यायपालिका भी जो तीसरा स्तंभ है वो भी करीब करीब अन्य स्तंभों की तरह कही है, कई दृष्टि से उनसे भी अधिक भ्रष्ट हो चुकी है। तो वहां पे समाज में असंतुष्टता है, परंतु कोई मजा नहीं किसी के कह के दिखाए कोर्ट में कि ये गलत हो रहा है। तो यहाँ पे न्यायपालिका अपने सम्मान को बचाने का जो बहाना हो कुछ भी हो, परंतु जो उनके क्रिटिसिज्म होता है उससे डरती है। तो अभी समय आ चुका है कि न्यायपालिका में भी काफी सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। आजकल ज़्यादा लोग कोर्ट्स के जस्टिस से सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या आम इंसान को कोर्ट जाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए? सोचना चाहिए या सोचना पड़ता है जी। खैर, ये तो हमारा जो क्षेत्र है उसमें जैसे डॉक्टर है या कोई एक्सीडेंट हुई गाड़ियों को रिपेयर करने वाले लोग होते हैं, वो हम लोग किस तरह नहीं कह सकते हमारे पास जो आते हैं कि डू कम अगेन, प्लीज कम अगेन, कि कोई नहीं चाहेगा कि किसी पे ये प्रसंग आए कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए या उसकी गाड़ी ठुक जाए और वो रिपेयर करने जाए, या उसे कुछ जीवन में कठिनाई आए और उसे न्यायपालिका के आगे याचिका करना पड़े। तो हम नहीं चाहते हैं, किसी भी समाज का धोरण यही है कि किसी भी स्वस्थ समाज में कम से कम लिटिगेशन हो और सुव्यवस्था बनी रहे, लोगों के बीच में जो एक सद्भावना, एक वेलबींग होता रहे, तो कम से कम हो। परंतु हाँ, आपने जो प्रश्न पूछा है वो इस प्रकार से है कि जहां जिस पर अन्याय होता है उसके लिए तो न्यायपालिका सबसे अधिक योग्य जगह होती है, परंतु वो भी व्यक्ति जाने के लिए डरता है, क्योंकि दुर्भाग्य से न्याय बहुत कम बार मिलता है, और मिलता है तो इतना देरी से मिलता है कि उसका कोई अर्थ नहीं बचता है। तो काफी न्याय अपनी जो प्रणाली है इसमें सुधार की आवश्यकता है। ओके। परंतु मैं इस वक्त क्लियर करना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था है और जो अवस्था है इसकी इतनी भी बुरी नहीं है, बहुत अच्छे वकील है समाज में, बहुत हम देखते हैं जिसे हम लोग प्रेरणा लेते रहते हैं, हमसे बड़े भी हैं, हमसे कुछ आयु में छोटे भी हैं, ये बहुत अच्छे वकील है, बहुत नीतिमत्ता से काम करते हैं, कुछ न्यायाधीश भी बहुत सम्माननीय है, उन्होंने अपना सर्व त्याग के न्यायपालिका का काम संभाला है और बहुत अच्छी तरह न्याय देते हैं, इसलिए ये रचना, ये ढांचा बना हुआ है, परंतु इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है अभी। आजकल ज्यादा लोग कोर्ट केसेस से क्यों डरते हैं? उन्हें क्यों लगता है कि उन्हें जस्टिस नहीं मिलती सही से? नहीं, आजकल की बात नहीं, तो शुरुआत से ये सर रहा है। ये जो कठिनाई है कि केवल भारत में सीमित नहीं है, वैश्विक स्तर पे सीमित है। यदि हम पाश्चात्य देशों का भी देखें तो उनका भी यही हाल है कि काफी डिले होता है, इसके बारे में वो भी परेशान होते हैं, न्याय नहीं मिलता उसके बारे में वो परेशान होते रहते हैं। लेकिन उसका देखिए एक तो कारण ये है कि डिले सबसे बड़ा है कि न्यायपालिका में यदि कोई प्रकरण चला जाता है तो वो काफी लंबा खींच जाता है, तो जिसको न्याय की तुरंत आवश्यकता होती है तो उसमें मिलता भी है कभी कभी और कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो इसलिए हमें इसमें इस जो क्षेत्र है इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। जी, अगर आपको कोई सजेशन देने का मौका मिले जुडिशरी रिफॉर्म के लिए, तो सबसे पहला कौन सा एडवाइस होगा? एडवाइस तो यही होगा, जैसे मैं वो जो मैं मुंह पे मेरे जो वाक्य था वही वाक्य मैं पुनः दोहराता हूँ कि यदि ये मेरे तक सीमित नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो तो वो सबसे ये करेगा कि न्याय प्रणाली में जो लोग हैं जो जाते हैं कोर्ट में न्याय मांगने, उन्हें न्याय एक निर्धारित समय सीमा के अंतर उसको मिलना चाहिए, ज्यादा उससे देर नहीं होनी चाहिए। जितना डिले होता है तो उसका अर्थ उतना कम होता जाता है। सर, इतना डिले होता क्यों है? उसके देखिए जेडी अनेक कारण है कि आप सोचिए कि मैं इसमें किसी पे दोष नहीं दूंगा, परंतु है भी। सर्वप्रथम ऐसा है कि हमारा राष्ट्र गरीब है था, अभी तो काफी सुधार हो रहा है 2014 से, अभी ध्यान, परंतु ऐसा है कि एक तो हमारी जो लोक संख्या है तो उसके अनुसार जो न्यायपालिका की रचना होनी चाहिए, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो काफी कमजोर है। यानी न्यायाधीशों की संख्या कम है, कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटा है, तो अनेक कोर्ट्स होने चाहिए, अनेक न्यायाधीश होने चाहिए ताकि उन्हें पर्याप्त समय मिल सके और वो अच्छी तरह से समय देकर जल्दी जल्दी न्याय दे सके। अभी क्या होता है कि एक जज के सामने यदि दिन में 100 प्रकरण हो तो एक दिन में 100 प्रकरण संभव नहीं। तो
आइडियली तो ये कि 25 के आसपास प्रकरण हो तो एक जज आराम से अभ्यास करके भी आ सकता है, उनको पढ़ के भी आ सकता है, और बाद में जब कोर्ट का समय हुआ है न्याय प्रदान करने का, उस वक्त उसमें न्याय भी कर सकता है उनमें। तो एक वो कारण है। बाद में भ्रष्टाचार भी है, लेथार्जी भी है, और फिर एक प्रथा बन गई है, तो उसमें वकील को भी पता है, यानी अभी एक तरह से आत्मा मर जाती है, चलो ठीक है ताली गिरती तो गिरने दो, लेकिन जो आदमी निर्दोष है, निष्पाप है, यदि वो जेल में 3 साल से बैठा है तो भी कभी कभी न्यायाधीश भी सोचते ठीक है और 6 महीने बैठा रहने दो, पर तो वो ये विचार नहीं करते कि यदि मैं थोड़ा सा इस केस में अभ्यास कर लूं, देख लूं कि वास्तव में ये इसके ऊपर आरोप जो है उसमें तर्क है कि नहीं, तो शायद वो आदमी 6 महीने के अंदर ही बाहर आ सकता था। तो हमारे देश में लगभग 53 मिलियन केसेस पेंडिंग है सर, जिसमें से 85% केसेस जो लोअर कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? यही जैसे मैंने कहा कि एक तो लोक संख्या है, उसके तुलना में जो न्यायपालिका है उसकी यंत्रणा बहुत छोटी है, तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़नी चाहिए, जो न्यायाधीशों को सपोर्ट मिलना चाहिए, टेक्नोलॉजी का बोलो, स्टाफ का बोलो, और उनको भी देखिए वो मनुष्य होते हैं अंत में, तो जितना महत्वपूर्ण कार्य करते रहते हैं न्यायाधीश, तो उस तरह से उनको एक तो वेतन अच्छी मिलनी चाहिए, जो भी मिल रही है उससे भी अधिक मिलनी चाहिए, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और स्टाफ मिलना चाहिए, टेक्नोलॉजी का हेल्प चाहिए, ताकि और एक न्यायाधीश को जैसे मैंने कहा कि एक दिन में 25 के आसपास ही केस मिलनी चाहिए बोर्ड, ताकि वो अच्छी तरह से ध्यान देके वो केस का निर्णय ले सके, और भी अनेक कारण है ऐसे। तो एक समाज का जो माइंडसेट है वो भी बदलना चाहिए कि जहाँ पे हम एक व्यक्ति अनेक वर्षों से जेल में है, या कोई किसी किसान की जमीन छीन गई है, वो पिछले 35 वर्षों से लड़ रहा है, उसके दादा के समय से, उसके पिता के समय से, अभी वो भी लड़ रहा है, तो उसको हम हमारी आत्मा को झंझोड़ देना चाहिए बात से, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है 35 साल से लड़ रहा है, ठीक है अभी हो जाएगा अगले 10 साल में निर्णय। तो ऐसा होता है कि भी चलो ठीक है उच्च न्यायालय में हो गया फैसला, अभी सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, तो इसलिए वो जो हमारे जो माइंडसेट है वो बदलना चाहिए। तो केस डिले होने का कारण है जजों का सैलरी कम होना? हाँ नहीं वो भी है, और अनेक कारण है उसमें, एक तो संख्या कम है, तो मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे पूर्णतः, लेकिन कुछ दोष भी है, एक लेथार्जी निर्माण हो गई है, और फिर वो आत्मा भी मतलब की मर चुकी है, वकीलों की बोलिए, जजेस की बोलिए, समाज की बोलिए, कि भाई विलंब हो रहा है तो होने दो। तो अभी समाज ने जागृत होना चाहिए, इस बात है कि अल्टीमेटली तुम्हारे और हमारे पे ही कर रहा है, भगवान ना करे यदि कल हमारे ही आने वाली पीढ़ी में किसी पे बुरा समय आए, उस पर अन्याय हो और वो भी न्यायपालिका में जाए, उससे भी 25 साल लगे एक छोटे से विषय में न्याय पाने के लिए, तो उसका तो जीवन काफी कुछ नष्ट हो जाता है इसमें। तो इसलिए हमने ये जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है न्याय विधि, ये क्षेत्र में काफी सुधार होना आवश्यक है। जब किसी इंसान को कहीं से न्याय नहीं मिलता तो उसकी आखिरी उम्मीद होती है कोर्ट। जी, अगर कोर्ट अगर ऐसे डिले करता रहेगा तो अगर लेट से मिला न्याय अन्याय के बराबर हो सकता है फिर। जी हाँ, हाँ वो प्रिंसिपल ही है ना, सिंह जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि जो न्याय तुम इतना देर से देर विलंब करके दे रहे हो तो ये तुम्हें ना के बराबर ही है, नकारा गया है तुम्हें। जी, हमारे देश में 70% लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं वो अपने लीगल राइट से अनअवेयर हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके लीगल राइट्स क्या हैं, और बहुत से लोगों को कोर्ट तक पहुंचने में करीब 50 से 100 किलोमीटर का जर्नी तय करना पड़ता है, सफ़र तय करना पड़ता है। तो जैसे एक दूर दराज गांव में एक किसान है, जैसे उसकी ज़मीन को फोर्सफुली सीज कर लिया गया हो या उसकी मजदूरी नहीं दिया जाए हो, तो उसे न्याय पाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या कोर्ट जाना चाहिए? देखो जहाँ पे गलत तरह से उस पर अत्याचार होते हैं, जहाँ पे उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि कोई फौजदारी स्वरूप का, गुनहगारी स्वरूप का भी उस पर अपराध हुआ है, तो उसे तुरंत पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। ओके। और मेरा तो ये मानना है कि पुलिस की जो रचना है उसे और व्यापक करना चाहिए, और उनकी जो भूमिका बढ़ानी चाहिए, कि पुलिस केवल गुनहगारी क्षेत्र के लिए ही नहीं होनी चाहिए, परंतु यदि कोई व्यक्ति जिसपे अन्याय हुआ है, तकलीफ में है, वो भी पहुंच जाता है किसी इस विषय से, तो पुलिस का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो उसे प्रॉपर मार्गदर्शन दे, कि चाहे वो पुलिस कार्रवाई नहीं भी हो उसमें, तो उसको मार्गदर्शन दे कि भाई तुम्हारे ये केस इस तरह से बनता है, तुम ये कार्य कर सकते हो, आगे उसकी मर्जी करे या ना करे वैसे, परंतु एक समाज में मित्र बोल की जो भूमिका होनी चाहिए पुलिस की, कि भाई कोई भी व्यक्ति है तकलीफ में है या कहीं जा रहा है, सामने से पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, पुलिस आ रही है, तो उसे देख के एक गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, या एक सिक्योरिटी की अनुभूति कि अभी मैं सेफ हूँ, पुलिस है।
एक अपनापन होना चाहिए। तो इसलिए जो हमारा जो स्टेट है ये वेलफेयर स्टेट है हमारा, ये पुलिस स्टेट नहीं है। तो हमारे जो संविधान में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य जितने भी सम्माननीय जो थे क्या बोलते हैं विचारवंत लोग, उन्होंने काफी सुंदर रचना की है कि भाई ये भारत का जो शासन होगा वो वेलफेयर होगा, कि भाई लोगों के हर जीवन में उनको सुविधा मिलेगी, उनका कल्याण होएगा, कल्याणकारी होएगा। पर लोग आजकल पुलिस से डरते क्यों इतना? अभी ये तो देखिए दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस यंत्रणा पहले अंग्रेजों के हाथ में थी, जी। उस वक्त तो अत्याचारी होते थे। बाद में नेहरू और कांग्रेस के हाथ में गया तो उन्होंने वही भ्रष्टाचार चालू रखा, समाज में भी भ्रष्टाचार फैलाया बुरी तरह से। तो बहुत सी बार यही होता है कि कभी कभी सामान्य व्यक्ति भी होता है, निर्दोष भी रहा, कि वो अपनी बात कहते हैं, उसको कभी कभी भय रहता है कि ये जो पुलिस वाला है मेरी बात समझेगा, लेकिन नहीं समझेगा जब तक मैं उसके कुछ जिसकी जो अपेक्षा है आर्थिक वो उसे पूरी नहीं करूं, तो डर लगता है उसमें। तो इसलिए एक समाज में पुलिस की भूमिका काफी सुधारनी चाहिए। जिस तरह से मैं स्वीकार रहा हूँ कि हमारा जो विधि क्षेत्र है इसमें सुधार की आवश्यकता है, उसी तरह पुलिस का जो क्षेत्र है पुलिसिंग, उसमें भी काफी कुछ बदलाव आनी चाहिए। पुलिस को एक समाज का बहुत बड़ा मित्र बनाना चाहिए। हमारे देश में मैं कभी रूरल एरिया में जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, कभी देखने जाता हूँ, वहाँ का आम इंसान जो है वो बड़े पॉलिटिशियन से, बड़े पुलिस ऑफिसर से, बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन सब से बहुत डरता है। क्यों ऐसा हो रहा है उनके लिए कि जिसके लिए बनाया गया है वही इंसान डर रहा है? जी हाँ, बहुत सही बात कही आपने कि जिसके लिए बनाया गया है। हाँ। देखिए हमारा जो तंत्र है जी। उसमें जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पुलिस यंत्रणा होती है, जो अधिकारी होते हैं, उन्हें पब्लिक सर्वेंट बोल के कहा जाता है। जी। पब्लिक सर्वेंट बिल्कुल। ये समाज के एक नौकरशाही है जी। कि समाज की सेवा के लिए। और जो हम कर भरते हैं, टैक्स भरते हैं, चाहे कोई दवाई खरीदते हुए होते हैं या कोई अन्य प्रोडक्ट खरीदते हो या इनकम टैक्स भरते हैं, उसमें से उनको पगार मिलता है बिल्कुल। हमारे कष्ट के इनकम से। जी। तो वो जो लोग होते हैं वो पब्लिक की सेवा के लिए होते हैं। परंतु अंग्रेजों का शासन था, तभी भी अत्याचार थे। उसके बाद में करीब करीब 65-70 साल जो कांग्रेस का कुशासन रहा है हमारे राष्ट्र पे, मैं खुल के बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सर। 2014 से देखो धीरे धीरे यंत्रणा सुधरती जा रही है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये बदलाव एक ही दिन में आएगा, परंतु सर्वोच्च स्थान पर जो बैठा है व्यक्ति, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वो एक निष्पाप और निष्कलंक व्यक्ति है, चरित्र के एकदम साफ है, भ्रष्टाचार उनके आसपास भी नहीं आता है, उनके लक्ष्मण की तरह उनके साथ में रहते हैं। अमित शाह जी, फिर अनेक बड़े बड़े नेता है हमारे, योगी जी है, हेमंता जी। तो हम देखते हैं कि एक विश्वास निर्माण हो रहा है कि नॉन करप्ट है। अन्य भी बड़े नेता है हमारे उसमें, तो एक नॉन करप्शन है। देखिए वो समाज में आने के लिए, उसको कैस्केड करने के लिए समय लगता है, तो उसमें धीरे धीरे हो रहा है परिवर्तन। नवीन जी, मैं जब मैं घूमता हूँ रूरल एरिया में, गांव में, सारे जगहों पे, तो पता है मैंने एक चीज देखा है कि बड़े पुलिस स्टेशन, बड़े पॉलिटिशियन, पुलिस स्टेशन, कोर्ट की डर की वजह से बहुत से केसेस जो होते हैं, बहुत से मामले जो होते हैं, वो कोर्ट के बाहर ही कंप्रोमाइज हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उनको क्यों एक डर है कि कोर्ट में उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा, या एक डर है कि पुलिस उनका हेल्प नहीं करेगी? तो क्यों उनको ऐसा डर? नहीं, वास्तव में तो हमारे न्यायपालिका का भी यही धोरण है। जी। एक तत्व है कि अनेक जो प्रकरण होते हैं यदि आपस में ही सलट जाए तो काफी अच्छी बात है ये, उसको हम प्रोत्साहन भी देते हैं, होना चाहिए। पर नहीं सलटते हैं तो न्यायपालिका उनके लिए बहुत एक सरल मार्ग होना चाहिए, रोते हुए आने नहीं चाहिए, यहाँ से रोते हुए जाने नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो परंतु जैसे आपने जो देखा है, जो आपका प्रश्न का तात्पर्य है वो समझ गया कि भाई न्यायपालिका से लोग डरते हैं, जो सम्मान होना चाहिए लोगों के मन में न्यायपालिका से। तो आज देखते हैं कि जो पैसे वाले होते हैं, जो गुंडे स्वरूप के होते हैं, जिन्हें कानून का भय नहीं होता है, वो डरते नहीं है, और जो कानून तोड़ते हैं तो न्यायपालिका उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। तो इसलिए थोड़ा सा कड़क होना आवश्यक है। सर आपको पता है एक कोर्ट केसेस की डर की वजह से कितने लोग अपनी हक की लड़ाई ही लड़ना छोड़ नहीं देते हैं? सही बात है, मैंने मेरे घर में ही देखा है, मेरे चाचा जी का प्रकरण था ऐसा ही। अच्छा। कि वो बहुत बड़ी कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर थे, मफतलाल की, परंतु उनका टाइप हो गया था एक अमेरिकन कंपनी से बाद में। तो कोलैबोरेशन में भारत में आई कंपनी डॉ बोल के, बहुत बदमाश अमेरिकन कंपनी है डॉ एलन को, और
मेरे चाचा जी अच्छे पद पर थे तो वहाँ पे ट्रांसफर किया, तो काफी वर्षों उधर भी सेवा दी। और बाद में जब सेवा निवृत्त हुए तो उनका ये जो होता है ग्रेचुइटी वो नहीं दी उन्होंने, जो सुपर एन्यूएशन पे दी जाती है, हाथ ऊपर कर दी। तो भी वो बोले बुढ़ापे में कहाँ लड़ता बैठूंगा, तो बड़ी राशि उनको छोड़नी पड़ी, अमेरिकन कंपनी खा गई। तो ये न्यायपालिका का जो भय होता है तो ये भय बन गया या बनाया जाता है? नहीं, बनाया नहीं जाता है, बन रहा है। ओके। लेकिन उसका जो कारण है वो यही है कि एक न्यायाधीश की भी आत्मा मर चुकी रहती है। जब उसके सामने प्रकरण आता है तो न्यायाधीश का तो कर्तव्य बनता है कि न्याय देने का। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको कि नासिक में हम पढ़े थे एनबीटी लॉ कॉलेज में जी। तो हमारे जो प्राचार्य थे, प्रिंसिपल जी थे, वो एक बहुत ही ऋषि तुल्य व्यक्ति थे जी बिल्कुल। और प्रोफेसर आर.एस. गोरे नाम था उनका। और उन्होंने पूरा जीवन सादगी से व्यतीत किया था और पूरा भ्रष्टाचार के विरुद्ध किया था। मैनेजमेंट जो था पूरे कॉलेज का, 7-8 कॉलेज थे, तो मैनेजमेंट करता था अनेक प्रकार से कुछ, उसमें वो कभी सहभागी नहीं होते थे। तो लेकिन वो मैनेजमेंट कभी उनको निकाल भी नहीं पा रहे थे और ये जब तक पद पे है तो कुछ उनका बिगाड़ भी नहीं पा रहे थे। तो हमारा कॉलेज जब था, ये मैं 90 का दशक बताता हूँ, सूरत में, तो इतना अच्छा प्रोग्रेसिव था। बड़े बड़े सेमिनार्स होते थे, पूरे महाराष्ट्र राज्य के बड़े बड़े वकील, यानी अलग पूना बोले, सातारा बोलो, मुंबई बोलो, उच्च न्यायालय के बड़े बड़े न्यायाधीश आते थे, अच्छे अच्छे सेमिनार होते थे, कार्यक्रम होते थे, एजुकेशन होता था और बड़े बड़े लीडर्स भी आया करते थे उसमें। सब हो गया तो एक नाम था। लेकिन जब हमारे प्राचार्य पे बाद में अन्याय करके उन्हें हटाया गया था, तो जब मुंबई उच्च न्यायालय में उनका प्रकरण आया तो जो न्यायाधीश आया करते थे हमारे कॉलेज में, उन्होंने जब उन्हीं के सामने केस आई थी और उन्होंने जब देखा तो वो बहुत चिल्लाए मैनेजमेंट पे कि तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम एक अच्छे कॉलेज को बर्बाद कर रहे हो, सब जो बोल सकता बोल दिया। परंतु उस ऋषि तुल्य व्यक्ति को जो एक स्टे देना चाहिए था, गलत ऑर्डर जो की थी मैनेजमेंट ने, नहीं दिया। यानी भ्रष्ट था वो जज, बेचारों को अनेक वर्षों तक लड़ना पड़ा, फिर बाद में अंत में विजय तो हुआ ही। तो सत्य पराभूत नहीं हुआ, लेकिन परेशान तो हो गया। तो यहाँ पे न्यायपालिका के न्यायाधीश होते हैं, उनकी भी आत्मा मरी हुई होती है। तो ये इससे हम सबको जागृति होनी चाहिए समाज में, और एक कुछ प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे जो खास करके जो मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई नहीं, जितने भी देश भर में उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उनके जो न्यायाधीश है, उनकी जो नियुक्ति होती है उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए और उनका भी सिस्टम होना चाहिए, उनके लिए भी परीक्षा होनी चाहिए। यूं नहीं कि किसी भाई भतीजावाद जो होता है, नेपोटिज्म जिसे हम कहते हैं, कॉलेजियम सिस्टम, उसे बंद करना चाहिए और एक जो मेरिट पे वो इसे आना चाहिए। और यदि वो मिसबिहेव करता है, दिखता है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो ये सिस्टम देश में आवश्यक है, कोई कायदे से ऊपर नहीं होता है। क्या जुडिशरी सिस्टम में भी नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है? दुनिया भर का, पूरा देश का वही रोना है। मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने एनजेएसी लाया था, उस संविधान के अनुसार हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें ये बिल पास हुआ था। परंतु दुर्भाग्य से चंद्रचूड़ बोल के जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो खुद नेपोटिज्म के लाभार्थी है, वो उन्होंने उसको खारिज कर दिया। तो क्या कर सकते थे हमारी सरकार के पास अनेक प्रश्न है। आज देश को बदनाम करने के लिए उनके लिए काफी हो गया होता कि देखो जुडिशरी को भी सम्मान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है उस कारण हमारे पास जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो रुक गया होता, हमारे देश की प्रगति रुक गई होती। तो इसे शासन, हमारी जो मोदी सरकार को एक कड़वा घूंट पी के चुप रहना पड़ता उस समय। लेकिन वापस अभी मोदी सरकार कुछ ना कुछ तो कर रही है कि जिस तरह से इसमें पारदर्शिता हो, सुधार आए और एक अकाउंटेबिलिटी हो। तो क्या ये गवर्नमेंट नेपोटिज्म को खत्म करने के लिए कोई स्टेप्स ले रही है? हाँ, दिख तो रहे हैं वैसे। अभी जैसे हमारे नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके भी जो निर्णय आ रहे काफी न्याय से और राष्ट्रहित से के अनुरूप है। किसी केस में अगर जज करप्ट हो तो कैसे उसे जस्टिस मिल सकता है? जी हाँ, अब तो सही है कि इसमें सिस्टम बहुत अभी अपना कमजोर है कि आप जैसे ही न्यायाधीश के ऊपर भी आरोप कर दोगे कि वो भ्रष्ट है तो आपके ऊपर पूरा कहर बरस पड़ता है, सभी आपके शत्रु हो जाते हैं, अन्य न्यायाधीश भी आपके शत्रु हो जाते हैं। तो इसलिए वो काफी सुधार की आवश्यकता है। जैसे एक आम इंसान है, उसके केस में अगर उसे ये महसूस होता है कि उसका जज करप्ट होने का उस पर शक है उसे, तो अगर वो जस्टिस उसे नहीं अच्छे मिलते तो क्या करे? नहीं, उसमें दो बातें होती है जेडी। आप समझिए कि सर्वप्रथम जो रचना होती है न्याय देने की, उसमें जो
न्यायाधीश लोग होते हैं उन्हें ये भय से मुक्त करना चाहिए, सचना नहीं बिल्कुल, कि भाई आप खुलकर न्याय कीजिए। यदि आपका न्याय यानी कुछ उसमें गलती भी हो जाए तो आपके ऊपर कोई आरोप नहीं होएगा, नहीं होगा। आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ताकि आप एक खुल के न्याय कर सको तो ही कर पाएगा। यदि न्यायाधीश ही भयभीत रहे कि यदि मैं खुद न्याय कर दूं, सच्चा भी न्याय कर दूं तो मेरे पे ही कार्रवाई हो, तो फिर वो न्याय नहीं कर पाएगा। तो उनको प्रोटेक्शन देना बहुत अनिवार्य है, परंतु वो प्रोटेक्शन जो होता है एक रिजनेबल होना चाहिए और एक सीमा तक होना चाहिए। परंतु कहीं दिखता है कि काफी खुली क्लियर कट केस है, ओपन शट केस है करप्शन की, तो वहां पे वो एक्शन काफी तुरंत होनी चाहिए। जैसे कि यदि एक चोर है, वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे चलो 6 महीने की सजा दे दो, जी लेकिन मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन है, वो खुद ही चोरी कर रहा है, जिसका कर्तव्य था कि वो चोरी रोकना, वही चोरी कर रहा है, तो उसे तो 2 साल की सजा होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से न्यायपालिका जो है उन्हें उनका सम्मान होना चाहिए, न्यायाधीशों का उन्हें पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए लॉजिकली, पर तो एक सीमा तक। लेकिन जहां दिखता है कि ओपन शट केस से करप्शन का क्लियर दिख रहा है सारा, तो वहां पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, ताकि समाज में भी एक संदेश जाए कि यस जागरूकता है, हमारे को भी न्याय मिल रहा है। इंडिया में लगभग 10 लाख लोगों पे 21 जज है, जो रिकमेंडेड लेवल से बहुत कम है। हाँ, सही बात है। तो लॉन्ग टाइम से चल रहे केसेस का सबसे बड़ा रीजन यही है। जैसे बिहार में एक आदमी मर्डर केस में पिछले 28 सालों से जेल में बंद था, जब उसके केस की जस्टिस हुई तो वो इनोसेंट साबित हुआ, इनोसेंट प्रूफ हुआ। तो ऐसे तो अगर चलता रहेगा सर, तो किसी की भी लाइफ एक केस के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए जुडिशरी सिस्टम हमारा कौन सा स्टेप्स ले रही है इसको चेंज करने के लिए, इसको रिफॉर्म करने के लिए? देखिए, आपने जो बिहार का जो प्रकरण बताया जी वो हर केस में ऐसा नहीं होता है, वो एक अपवाद था। ओके। और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जब तक प्रकरण न्यायाधीश के सामने था तब तक न्यायाधीश को लग भी रहा होगा कि इसमें पर्याप्त प्रमाण है, कि दिखता है कि इसने अपराध किया है, तो शायद उन्होंने उस वक्त उसे बेल नहीं दिया होगा। परंतु जब सुनवाई होती है अंतिम और उसमें पूरी तरह देखा हो गया, तब न्यायपालिका ने विचार किया होगा कि भाई इस पे विरुद्ध प्रमाण भी दिख रहे हैं, परंतु कुछ संदेह भी है, तो उसका उसको लाभ देना चाहिए। तो ऐसे में भी उसको छोड़ा गया हो सकता है, तो उसका जजमेंट पूरे पढ़े बिना कुछ टिप्पणी करना योग्य नहीं है। परंतु हाँ, ये होता है कि अनेक बार लोग पकड़े जाते हैं, चाहे वो निर्दोष हो या अपराधी भी हो, परंतु उनके विरुद्ध जो प्रमाण होते हैं उतने पर्याप्त नहीं होते हैं, परंतु फिर भी वो अनेक वर्ष जेल में कारागृह में बंदीवास काटते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा सिस्टम तेज होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक जज के आगे यदि 100 केस हो दिन में, तो कैसे न्याय दे पाएगा? तो इस प्रकार से होना चाहिए कि एक जज के आगे 25, 20 या 22, 23, 25 केसेस हो तो अच्छी तरह न्याय दे पाएगा। तो इसलिए हमारी सरकार ने बोली है इस पे थोड़ा सा अपना निधि खर्च करके न्यायपालिका को और बलशाली करना चाहिए, संख्या बढ़ानी चाहिए, उनको सुविधा भी देनी चाहिए। उनका मैं सम्मान करता हूँ न्यायाधीशों का, तो उनको काफी यानी वातावरण उनके लिए अनुकूल करना चाहिए ताकि वो न्याय दे पाए। और सर्वोच्च न्यायालय भी बीच बीच में आदेश देती रहती है कि भाई निकष छोड़ती रहती है कि भाई ऐसे ऐसे प्रकरण में बेल दे देना चाहिए वजह से। तो देखिए उसमें सुधार आ रहे हैं वजह से। इमेजिन करिए ट्राइबल कम्युनिटी की एक सिंगल मदर जो डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती है, तो फ्री लीगल सिस्टम उसे कैसे हेल्प कर सकती है? हाँ, हमारे इसमें वैसे तो लीगल एड का प्रावधान किया गया है पूरे देश भर में। उसमें तो कोई भी व्यक्ति जिसको वकील लगाने की ताकत नहीं भी होती है, तो वो वहाँ पे भी अर्जी करे तो उन्हें लीगल एड से वकील मिलते हैं। और मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र में वकील काफी जो भी होते हैं वो काफी मन लगा के काम करते हैं, अच्छी तरह उन्हें सहायता भी करते हैं उस तरह से। और यदि दूसरा भी हमने देखा है वकील क्षेत्र में कि चाहे अन्य कुछ कमियां भी होगी हमारे क्षेत्र में, परंतु कोई व्यक्ति किसी वकील के पास पहुंच गया तो 4 में से 3 वकील तो तैयार हो जाते, चल भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं फिर भी तुम आए हो तो चलो तुम्हें मदद कर देंगे वगैरह से। तो इस प्रकार से वकील की भूमिका काफी अच्छी रही हमारे राष्ट्र में। ओके। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, इसे तो बहुत खुली आंखों से देखना चाहिए, क्लियरली देखना चाहिए कि 1947 में गांधी, नेहरू, माउंटबेटन और जो ये लोग थे अंग्रेजों की सत्ता, उन्होंने मिलके जिन्ना के साथ समझिए एक पागल खाना ही तैयार किया था पाकिस्तान। तो पागल खाना ही है, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के ये दोनों है, तो पाकिस्तान पागल खाना ही है। उसका कोई औचित्य नहीं था वहां पे एक राष्ट्र बनने का। जो भूखंड है वो भारत है, उसका हृदय है वो केंद्र में यहाँ पे है, देवभूमि है ये, और ये इसका विस्तार
काबुल कंधार के आगे तक रहा है और इधर आगे मलेशिया तक रहा है युगों युगों से। और हमारी संस्कृति फैली हुई तिब्बत तक फैली हुई है उधर से, और धर्म हमारा फैला हुआ है जो सनातन है। जी। तो उसे तोड़कर एक आर्टिफिशियल राष्ट्र राष्ट्र नहीं कह सकते उसे, एक स्टेट तैयार किया गया जिसे पाकिस्तान कहते थे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। तो उसका जो क्या बोलते हैं मौलिक या मूलभूत उद्देश्य था कि हिंदुओं से घृणा। तो पूरे जो समाज के लोग थे उनका पूरे राष्ट्र का ही जो लोग थे उनका वो जीवन का उद्देश्य था हिंदुओं से घृणा। तो क्या वो पागल खाने में जी रहे हैं अभी। आज देख रहे हैं उनकी आपस में क्या व्यवस्था हुआ, दुरावस्था हो गई उनकी दोनों जगह, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में। तो हिंदुओं पे अत्याचार होना वहां पे स्वाभाविक है। यानी यदि हम कहें कि वहां पे अत्याचार नहीं हुआ, हिंदुओं को न्याय मिलेगा, ये हमारी नाकानी है। जो दिखता है वो दिखता ही है। सर आप अगर भेड़िए के सामने आप किसी छोटी बकरी के बच्चे को छोड़ोगे निर्बल को, वो भेड़िया तो खा ही जाएगा उसको। नवीन जी, जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में है वहां पे माइनॉरिटी सेफ क्यों नहीं दिखते? ये तो उनका देखिए 1400 वर्षों का इतिहास ही रहा है। खुल के बात करूं, जी जी बिल्कुल। आज तो देखिए ये बात मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, जी। सब जानते ही है वैसे कि उनका तो जो बचपन से उनको सिखाया जाता है, उनका मजहब का जो उनको विचारधारा उनके दिमाग में की जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, अपन देखते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप होता है, जी। उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग की जाती है। जी। तो वैसे इन लोग के बचपन से इनके दिमाग में वो जो उनका जो मजहब है उसकी डोपिंग की जाती है, वो इसी प्रकार से की जाती है। तो एक व्यक्ति जो इंडोक्ट्रिनेट हो जाता है तो उसपे एक अफीम का नशा चढ़ा रहता है उसपे, कि मजहब के बारे में सोचता रहता है। वो कोई भी उसके लिए बेईमानी भी कर रहे हो तैयार होता है, तो कोई भी गलत से गलत क्रूरता भी कर रहे हो तैयार होता है, और उसका उद्देश्य होता है कि मैं मजहब के लिए कुछ करूँ वैसे। तो चाहे वो आदमी आपने सामान्य अपने जीवन में अपने साथ उठता बैठता भी रहेगा, लेकिन जब भी उसे अवसर मिलेगा वो तो उसी प्रकार से एक्ट करेगा। इनका मकसद क्या है? उनका मकसद तो देखिए ऐसा है कि उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जो पृथ्वी है अपनी धरती है, जी। उसके दो भाग हो जाते हैं इनके अनुसार। ये तो मोदी जी का भी बहुत एक विस्तार में भाषण था, शायद गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से कुछ महीनों पहले का ही भाषण था। उसमें मोदी जी ने भी इस तरह से अच्छी तरह से समझाया है कि उनका जो उद्देश्य होता है या उनकी जो मान्यता होती है कि पृथ्वी के दो भाग है। यानी उनका कहना है कि अल्लाह ने पृथ्वी केवल उनके लिए बनाई है, वही केवल उसका उपभोग ले सकते हैं। तो जहां जहां पे इस्लाम की सत्ता है, इस्लाम का शासन है पृथ्वी जिस भाग पे, उसे वो दर उल इस्लाम कहते हैं। क्या बोलते हैं? दर उल इस्लाम, इसका मतलब क्या होता यानी जहाँ पे इस्लाम का राज्य है, सत्ता है, इस्लाम का शासन है, है? तो उसे वो पाक भूमि कहते हैं। अच्छा। और जो जो पृथ्वी का भाग है, धरती का भाग है, जहाँ पे इस्लाम की सत्ता नहीं है, उसे दरुल हरब कहते हैं। तो अभी तुम्हें जितना तुम्हारा भाग है दरुल इस्लाम, उसमें रहो, तुम खुशी खुशी रहो, तो वो उन्हें मान्य नहीं है। वो बोलते हैं कि हम इधर भी जाएंगे, कहाँ पे, जहाँ पे दरुल अरब है, और उसे भी दरुल इस्लाम में हम परिवर्तित करेंगे। तो वहां पे पूरे विश्व की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जितने भी अन्य धर्म है, जैसे धर्म तो सनातन ही होता है, बाकी तो क्रिश्चियन भी मजहब ही होता है, वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है। इस्लाम थोड़ा सा आप कहिए कि जाहिल पद्धति से बढ़ता है वैसे। तो क्रिश्चियंस पे उन्होंने आक्रमण किए, अपने हिंदुओं पे आघात किए, बौद्ध लोगों पे आघात किए, जहां जहां उनको अवसर मिलता है। तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि पूरी पृथ्वी को दरुल इस्लाम पे परिवर्तित की जाए। तो उसके लिए फिर उनको गाइडेंस दिया जाता है कि यदि तुम्हारी संख्या कम है, पर्याप्त नहीं है, तुम लोग कम हो, वास्तव में माइनॉरिटी हो, तो वहां पे तुम जिहाद करते रहो एक धोखाधड़ी से, कि तुम अच्छा उनके बन के रहो और अनेक रिलीफ मांगते रहो, अपनी संख्या बढ़ाओ, जहाँ संभव वहां पे कत्लेआम शुरू कर दो। तो उनका वही उद्देश्य रहा है। तो ये उस प्रकार से करते हैं। जैसे भारत है, तो भारत में भी उनका वही रोना है ना उनका, कि उनका जो उद्देश्य है कि टर्की, जैसे तुर्कस्तान कहते हैं, वहां से लेके आगे पूरा मलेशिया तक, पश्चिम से लेके आगे साउथ ईस्ट एशिया तक पूरा एक ग्रीन क्रिसेंट बनाना था उनको, इस्लाम का राज्य बनाना था। तो करीब करीब तो सभा हो चुका है, लेकिन वो एक बीच में खंडित हो गया है, वो जिसे भारत कहते हैं। तो भारत पे उन्होंने गए, देखिए करीब करीब 1000 वर्ष हो गए, अनेक बार आघात किया है उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी वो यशस्वी नहीं हो पाए। आज भी भारत हिंदू हम मजबूती से खड़े हैं, और अपना तो अभी जागृति हो रही है। जो 21वीं शताब्दी शुरू हुई है, उस भारत का एकदम नव निर्माण होता जा रहा है। तो इसलिए वो उन्हें असर नहीं हो रहा है। तो गजवाए हिंद जो उनका स्वप्न है, उसके लिए लगे रहते हैं। और तो ये
कोई कहे कि नहीं गंगा जमनी तहजीब होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ये नादानी है, ये फंसाने वाली बात है, गलत बात है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, उनका जेनोसाइड हो रहा है, तो क्या ये बात सच है कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश जब बना, तो इंडिया से उनका एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें मेंशन ये था कि अगर बांग्लादेश में किसी हिंदू के साथ गलत होता है तो हमारी मिलिट्री विदाउट आपकी परमिशन चली जाएगी अंदर और उन्हें सेव करेगी। तो क्या हकीकत ही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ। कहीं भी न दिखने में आया, न पढ़ने में आया, न कोई अभी अपनी सरकार ने भी इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा है। हाँ, जब 1947 के बाद जब विभाजन हुआ था अपने भारत का, जी। तो बाद में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था। उनका लियाकत अली जो था, तो उसका नेहरू का हुआ था, लेकिन नेहरू की कोई प्रामाणिकता नहीं थी राष्ट्र के प्रति। तो ये था एक मोटा मोटी समझिए कि भाई पाकिस्तान में जो है हिंदू माइनॉरिटी में, वो पाकिस्तान वाले उन पे अत्याचार नहीं करेंगे, और नेहरू ने कहा कि यहाँ पे भारत में जो मुसलमान हैं तो उन पे हम अत्याचार नहीं करेंगे। तो नेहरू को उसको कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हिंदू समाज है, हिंदू समाज कभी भी किसी कमजोर पे अत्याचार करता ही नहीं है, इतिहास साक्षी है। परंतु पाकिस्तान ने उसका कोई आदर किया नहीं, अत्याचार होते हैं, होते हैं, आज भी हो रहे हैं। अभी तो हिंदू बचे ही कहाँ, कितने हैं पाकिस्तान में। वैसा ही बांग्लादेश में हुआ। अभी 1971 से पहले जो कार्य रहा है, उनका जो क्रम रहा है, वो अब देखिए समय का, पाकिस्तान के जो मुसलमान थे, शासक थे, मिलिट्री थी, वो बांग्लादेशियों पे आके इतने अन्याय किए उन्होंने, इतना जेनोसाइड किया है मुसलमानों पर ही, उनकी कितनी स्त्रियों का बलात्कार किया है, मैंने मिलियंस, आप कल्पना नहीं कर सकते उसका। और उस वक्त भारत ने उसे बचाया, हमारी सेना ने शौर्य दिखाकर उन्हें बचाया, उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र बना के दिया है। परंतु ये तो वही सांप है ना, तुम दूध पिलाओ वापस तुम्ही को डसेंगे। कुछ वर्षों पहले आप दर्शकों ने भी एक घटना सुनी होगी, पेपर पढ़ी होगी कि एक वेटरनरी डॉक्टर था, और उसने अपने लेबोरेटरी जैसा घर में बना के रखा था, तो एक जगह सांप भी पाल के रखा था, कोबरा। तो रोज की तरह वो उसे भोजन दे रहा था, तो रात को अंधेरे नींद में था, शायद थोड़ी सी लापरवाही हो गई, सांप ने उसको काट लिया। वो समझ गया अभी मेरा मृत्यु आ गया है, कुछ भी नहीं हो सकता है, उसे मरना पड़ा। तो ये वही सर्प है। तो आप कितना भी उनकी सहायता करो, तो जो भारत सरकार ने जो इस प्रकार से मदद की, उदारता दिखाई, वो भारत सरकार की नादारी थी, तो पहचान नहीं पा रहे हो। अभी देखिए जेडी नवंबर महीने में शायद जयपुर डायलॉग्स बोल के जो एक चैनल है, तो संजय जी दीक्षित है और अन्य जितने भी राष्ट्र के हित में विचार करने वाले हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा सेमिनार लिया था 3 दिन का। उसका विषय ये था शत्रुबोध। तो हमारे हिंदुओं में, समाज में शत्रुबोध की जागृति होनी चाहिए कि शत्रुबोध क्या होता है, समझना चाहिए समाज को। आज भी हम कहते हैं नहीं नहीं सभी मुसलमान बुरे नहीं होते हैं, मेरी मौसी के बाजू में रहते हैं शेख अंकल, वो हमको हैप्पी दिवाली बोलते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता है। जिस दिन दंगे होंगे तो वही शेख अंकल जिसे तुम बोलते हैं हैप्पी दिवाली कहता है, वही तुम्हारे घर में लूट के क्या क्या करेगा। अभी कोकण में देखिए हमारे महाराष्ट्र में कि 2 व्यक्ति है, एक हिंदू एक मुसलमान है, दोनों के दादा एक ही थे, बाप इधर कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गया। अब ये लोग अपनी बहनों पर ही बलात्कार करते हैं, दरिंदगी है इन पे, तो क्या बोले। तो जब भारत में ही हो रहा है, तो आप बांग्लादेशी मुसलमानों से क्या अपेक्षा कर रहे हो। तो जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, ये आघात हमारी सरकार देख रही है, अपनी योजना बना रही है। तो आज हमारा समय है कि हम हमारी सरकार का समर्थन करें, उनका हौसला बढ़ाए कि आप जो भी कार्रवाई करनी है कीजिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। क्या सच में हिंदू खतरे में है? इस्लाम खतरे में है। ये तो जो सुनते हैं जी कि जब भी दंगे होते थे, ए शकील इस्लाम खतरे में है, और वही जितने भी यूसुफ अब्दुल अब्दुल डिंग 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 मार के आते थे, लूटपाट करते थे, मारामारी करते थे। तो इस्लाम खतरे में जो चिल्लाते आए हैं, तो माँ सरस्वती उनकी जीप पे बैठ गई है, आज वास्तव में इस्लाम खतरे में है। हाँ देखिए ऐसा है कि धर्म जो होता है वो एक बहुत ही पवित्र चीज होती है, पवित्र संकल्पना होती है धर्म की। उसमें बहुत गहराई से एक ईश्वरीय विचारों का अनुसरण किया जाता है, और हमारे क्या बोलते हैं आचरण में लाया जाता है। जी। उसके तत्व होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और उसके होते हैं धर्म, उसे कहते हैं जी। जो भी अच्छे कर्म होते हैं आप उसे धर्म कहिए। तो जैसे सनातन है धर्म है। तो इसका जो हमारे हम सौभाग्यशाली के हमारे
25-30 हजार वर्ष पहले से जो ऋषि मुनि होते आए हैं, उन्होंने जो अध्ययन किया है, रचना की है समाज की, धर्म की, तो उसके बल पर हम आज भी सुरक्षित है। देखिए, अनेक राष्ट्रों में इस्लाम आ गया है, अनेक जगह क्रिश्चियनिटी फैल गई है, परंतु भारत पर इतने आघात होने के पश्चात भी आज भारत उभरता जा रहा है और हिंदुत्व जागरूक होता जा रहा है। तो इसलिए आज हम पे संकट है, हम परेशान हो रहे हैं, परंतु हम पराभूत नहीं होंगे और खतरे में हिंदू नहीं है, तो इस्लाम खतरे में। और इस्लाम जो है वो एक मजहब है, वो एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है कि वो किस तरह से सत्ता प्राप्त करनी है, किस तरह से दूसरों की धन संपत्ति लूटनी है, औरतें लूटना है, और उनका वही उद्देश्य रहा है सदैव। तो आज वो एक्सपोज होता जा रहा है। तो पहले एक समय था कि लोग जानते थे कुछ थोड़ा बहुत उनके बारे में, उनकी गलतियों के बारे में, उनके दुर्गुणों के बारे में, परंतु बोल नहीं पाते थे। आज सोशल मीडिया जो आ चुका है, तो पूरे विश्व व्यापी सब जगह उनका प्रसार हो रहा है, क्या क्या उनमें बुराइयां हैं, क्या क्या दुर्गुण है, क्या क्या धोखा है उनसे। तो इसलिए जो एक्सपोज हो गया है, तो अभी वो सब समाप्त होने के कगार पे है। इसे जो तिलमिलाहट है, आज देखो सब जगह लड़ते ही जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे गिदड़ की मौत आती तो शेर की तरफ भागता है, तो अभी देखो किस प्रकार से वो गए हैं यूरोप में। देखो, हिंदू जो होता है एक सहिष्णुता वाला व्यक्ति होता है, और वो कितना भी हो क्रूरता पर नहीं उतरता है, अपने शत्रु के साथ भी न्याय करता है। परंतु वो किसमें छेड़ रहे हैं? यूरोपियन लोग को जाके छेड़ कर, जहाँ पे उनका भी धर्म क्रिश्चियनिटी है, वो भी इंटॉलरेंट है। दोनों एक ही जगह से पैदा हुए हैं, दोनों एक ही जगह से निकले हैं, और वो छेड़ रहे हैं। और यदि क्रिश्चियन लोग अपनी औकात पे उतर आए, तो उन्होंने जो इतिहास देखा है हमने, जिस प्रकार की क्रूरता की उन्होंने, वो मुसलमान से भी अधिक ऊंचे स्तर पर क्रूरता की है, तो उनमें धोखा है आज। तो अभी आने वाला समय बताएगा क्या हो रहा है। जिस तेजी से घटनाएं होती जा रही है, तो पता चलेगा अभी अपने को। और दूसरा बात ऐसा है कि जेडी हम बहुत सौभाग्यशाली है कि ना ही हम भारत वर्ष में जन्म मिला है हमें, पर तो ऐसे काल में मिला है कि जहाँ पे इतिहास करोड़ बदल रहा है। कैसे? पूरा इतिहास करोड़ बदल रहा है कि आप देखिए, गए 1000-1200 वर्ष से हम पर जो आघात होते आए हैं, इस्लाम के आक्रांताओं के बोलो, बाद में यूरोपियंस आए, अंग्रेजों ने भी हम पे आघात किए, हमारे को लूटा, और हम फिर भी हम टिक के रहे। और जैसे ही 21वीं शताब्दी आई है, टर्न हुआ है, तो हर तरह से हिंदुत्व जागृत हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, प्रगतिशील के मार्ग पे जा रहा है। और ये 21वीं शताब्दी जो है वो हिंदुओं की है, और ये देवभूमि है, यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने सत्कर्म किए हैं, इसलिए आज आप और मैं हिंदू हैं। हम हमारे आपके दादा परदादाओं ने चाहे यातनाएं सहन की होगी, शौर्य दिखाया होगा, इसलिए आज हम हिंदू हैं। और ये देवभूमि है, इसलिए ईश्वर भी यहीं पे अवतार लेता है। जब एक काल था 16वीं शताब्दी में, जब बहुत ही 17वीं शताब्दी में, तो जब बहुत ही अंधकार छाया होता पूरे अपने भारत भूखंड पर, और धर्म जो था वो पूरा नष्ट होने वाला था, धर्म का जो दीपक बुझने वाला था, तो ईश्वरीय अवतार आए थे छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में। उन्होंने पूरा वापस धर्म का पुनर्स्थापना की, रचना, पूरा राज्य बनाया, हिंदवी स्वराज बनाया, इसलिए आज हम बचे हुए हैं। तो इसलिए आज हमने थोड़ा सा जागरूक होकर एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे देश के लिए काम करना शुरू करना चाहिए। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी सम्मानीय दर्शकों से यही एक संदेश देना चाहूंगा कि जागिए, थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, और अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए हम सबको योगदान देना है। तो हम अभी अपने कंफर्ट जोन में बैठ के नहीं चलेगा, हम सबको अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कभी आहुति भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसलिए उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। पिछले 15 सालों से मुस्लिम पॉपुलेशन जितनी तेजी से ग्रो किया है, क्या इस वजह से बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है? नहीं, मैं वापस कह रहा हूँ, इस्लाम खतरे में। ये जो उनका पॉपुलेशन, उनका जो ग्रोथ है, वो तो पहले से भी रहा है, और वो अभी उनको नया रास्ता मिलेगा, पॉपुलेशन जिहाद करो, वो अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। देखो, हर युग में देखो असुर शक्तियां होती थी, पुराणों में भी हम पढ़ते थे असुर होते थे, रामायण काल में रावण लोग थे, तो कृष्ण काल के में उसमें द्वापर युग में कंसवर जो थे, तो एक असुरी शक्ति होती ही रहती थी। इस युग में ये शक्ति है जो हमेशा कुछ ना कुछ नया नया रास्ता निकालती है, ताकि जो संत लोग हैं उनकी हत्या कर सके, उन पे प्रहार कर सके वगैरह। तो आज इस रूप में है कि उन्हें दिख रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो चलो अपनी लोक संख्या बढ़ा लो, उसके माध्यम से हम प्रयास करते हैं कुछ इनसे छीनने का। तो अल्टीमेटली यशस्वी तो नहीं हो पाएंगे, परंतु उसके लिए हमें हाथ पर हाथ रख के बैठना नहीं चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। क्या जनसंख्या से राज किया जाता है? जी, जनसंख्या एक बहुत बड़ा होता है। जैसे हमारे लोकतंत्र हमने अपनाया है, तो जो जिसके ज्यादा वोट मिले उसकी सत्ता हो जाती है,
और फिर एक बार जो जनसंख्या बढ़ जाए तो उनका जो जिस प्रकार से मांग है कि हम देश में शरिया लगाओ, उनके लिए शरिया का शासन हो, उनके लिए शरिया के कानून लागू हो, वो धीरे धीरे वो गजवा हिंद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इससे लोक संख्या जो बढ़ रहे हैं उस पर हमारी सरकार ने कानून लाना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। माइनॉरिटी किसे कहते हैं? माइनॉरिटी जैसे पारसी है, सिख है, जैन है, जो एकदम ही कम है उन्हें कहते हैं। मुसलमान है वो तो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है, उन्हें माइनॉरिटी कहना इन्हें विडंबना है। तो भारत में जब माइनॉरिटी की बात आती है तो तो मुसलमान को माइनॉरिटी कह देते हैं तो और अरे लाभ उनको दे देते हैं, जबकि वो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है। हाँ, तो ये तो population हमारे है। जो राज्य करते थे कांग्रेस शासन था उनकी बेईमानी थी, हमारे क्या बोलते हैं न्यायाधीशों की बेईमानी थी, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की, जो भी है उन्हें माइनॉरिटी का दर्जा देके उनको सब लाभ दिए। तो सब ये तो, और समाज जागरूक नहीं था। फिर बाद में 2014 आया वर्ष, इतिहास पलटा, अभी जागरूक हो रहा है देश। तो हमने आवाज उठानी चाहिए कि भी माइनॉरिटी की व्याख्या तो ये सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन Second largest population है। तो इन्हें माइनॉरिटी से क्यों बुलाया जाता है? जब तो ये minority तो की बेईमानी, ये तो फ्रॉड है, हाँ। छलावा है ये, जी एक लूट है एक प्रकार की। जी टैक्स हम भरते हैं, मेहनत हम करते हैं, कमाते हैं हम है। इनका समाज तो कहते हैं कि टैक्स भी नहीं भरता, जितने भी गलत धंधे वही करते हैं, टैक्स चोरी कही है, चाइना से माल लाना कही है, चोरी का माल बेचना, ये सभी करते हैं। और हमारे टैक्स के ऊपर वो सारे जितने भी है लाभ प्राप्त करते हैं। तो इसलिए वो माइनॉरिटी का दर्जा नहीं देना चाहिए उनको। हमारे देश में जब मुस्लिम माइनॉरिटी की बात आती है तो छोटे बड़े नौजवान ज़्यादातर ये आज़ाद ख्याल पालते हैं, वो नारे देते हैं सरतन से जुदा, आज़ादी हम लेके रहेंगे। तो उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो अभी आज़ाद नहीं है? उन्हें क्यों लगता है कि वो गुलाम है? ऐसा क्यों उन्हें सिखाया जा रहा है? ऐसी अलगाववाद सोच उनके जहन में कहाँ से आ रही है? ये तो उनका नया नया एक तरीका होता है कि कुछ ना कुछ जो उनका अधिकार नहीं है वो भी मांगे और जो अन्य लोगों से छीन सके। तो विक्टिम कार्ड खेलना उनका एक नया तंत्र बन चुका है। जी। तो हम देख रहे हैं कई दशकों से, अनेक 4-5 दशकों से देख रहे हैं कि वो झूठा विक्टिम कार्ड खेलते हैं हर बार। दंगे भी वही करेंगे, बाद में वही एक्टिंग करेंगे जिससे उन पे अत्याचार हुए, फिर सारे जितने भी उनको सुविधा मिल सकती है वो मांगते हैं वैसे। तो उनका वो तो देखिए एक तरह का छलावा ही है। जैसे हम देखते हैं कि महाभारत में कि दानव जो होते थे या रामायण काल में जितने दानव होते हैं वो कपटी होते थे, और तरह से अलग भेष में आएंगे, धोखाधड़ी करेंगे, छलावा करेंगे। तो ये लोग भी यही कर रहे हैं। तो यदि हम इनका छलावा पहचान नहीं पाए, ये हमारी नादानी है। तो हमने जो भी है अभी हमारे आंखें खोल के देना चाहिए इनको कि भाई किस तरह से कर रहे हैं। तो इसलिए इनका जो भी हथकंडे हैं उन्हें चलने देना नहीं चाहिए हमने। ये सर तन से जुदा के नारे हमेशा मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों को ही लगाते क्यों देखा जाता है? क्योंकि वही करते हैं, क्योंकि उनका जो समाज है वो एक तरह से उनकी जो थिंकिंग है कि जब तक हम हमारा भय बना के रखेंगे कि हम दंगे कर सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, तब तक वो क्या बोलते हैं उनको जो चीज मनमानी कर सकते हैं वो लोग। कि जैसे पहले उनका तुष्टीकरण किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, खुलकर किया गया था। अंग्रेजों को तो नीति थी डिवाइड एंड रूल, और उनका साथ दिया था कांग्रेस वालों ने, जो है गांधी, नेहरू, ये सब जो थे इनके चेले थे। फिर स्वतंत्रता हम कह सकते हैं 1947 में मिली थी, परंतु पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं थी, वो एक हस्तांतरण था सत्ता का। कैसे? अंग्रेज ने उन्हीं के जो चमचे थे उनको सत्ता देकर चले गए। किस बेसिस पे उन्होंने सत्ता दी कांग्रेस को? कांग्रेस का क्या अधिकार था प्रधानमंत्री बनने का और सत्ता लेने का? इनको क्यों नहीं दी? आजाद हिंद सेना को क्यों नहीं दी सत्ता? क्योंकि उन्हीं के एजेंट थे। और जैसे जैसे अंग्रेज को अनुकूल था वैसे उन्होंने नीतियां बनाई, और नेहरू ने भी वही किया, बाद में इंदिरा ने भी वही किया, राजीव गांधी ने भी वही किया, और कांग्रेस यही करती आई है, मुस्लिम लोगों का तुष्टीकरण। और कांग्रेस से बाहर निकले हुए जो थे, जिन्होंने कांग्रेस का आज विरोध भी किया, आज वापस कांग्रेस की गोद में बैठ गए ऑपोजिशन, वो भी यही करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण। तो आज हम देख रहे हैं कि मुसलमान समाज जानता है कि हम जितना भी दंगा करेंगे, जो भी देश में अराजकता फैलाएंगे, हमारा अल्टीमेटली हमें पुरस्कार आ जाएगा, हमें संभाल लिया जाएगा। परंतु 2002 में जो हुआ वो हिंदू ने बताया कि यस अभी अंत हो गया। फिर बाद में जो यूपी में सरदन से जुदा किनारे नहीं लगते हैं, यदि लगते हैं तो बुलडोजर के भी कान होते हैं, वो बराबर उधर पहुंच जाते हैं, तो वहां पे नहीं लगते हैं। महाराष्ट्र में आके लगाएंगे, हैदराबाद में लगाएंगे, वो ऐसा है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में लगाएंगे। महाराष्ट्र में भी तो आपकी सरकार है।
अपनी हाँ अपनी सरकार है, परंतु हर राज्य का जो मुख्यमंत्री वो योगी नहीं हो सकता ना। तो जिस तरह से वहाँ के बुलडोजर ज्यादा सक्रिय है, राष्ट्र की लिए समर्पित है, यहाँ के बुलडोजर अभी तो ऐसे जागृत होने बाकी है। कर्नाटक में लगाते हैं सल्तनत से जुदा किनारे, वहाँ पे उनकी सरकार है। तो क्या वो इस मुल्क को अपना नहीं मानते? जरा भी नहीं। क्यों? उनको मुल्क से लेना देना नहीं है। उनकी जो क्या बोलते हैं निष्ठा है वो मक्का मदीना पे है। यहाँ पे उनको केवल इस्लाम की सत्ता लानी है। आप देखिए मुसलमानों को समझना बहुत सरल है कि एक मुसलमान व्यक्ति होता है, चाहे वो आपसे कितना भी मीठा बात करो, कितना भी ठीक से पेश आओ, आज उसकी मजबूरी इसलिए वो कर रहा है। जिस दिन उसकी लोक संख्या बढ़ गई, वही आपके घर में घुस के आपको लूट लेगा, का बाल काट कर देगा, स्त्रियों पे हाथ डालेगा वो। तो उनको एक ही काम सपना दिखाया जाता है कि तुम किसी भी तरह से दिन निकाल लो, लोक संख्या बढ़ाओ, अपना ताकत बढ़ाओ, और तुम जितना भी हो सके उससे जिहाद में सहभागी हो, आर्थिक रूप से बोलो या अन्य तरीके से बोलो। वोट देने का, वोट जिहाद है। तो आप देखिए जहाँ पे भी मुसलमान होते हैं एन ब्लॉक वोट सब कांग्रेस को ही जाते हैं। क्यों जाते हैं? कोई सुशासन किया कांग्रेस ने, कोई राष्ट्र के लिए अच्छा काम किया? नहीं। लेकिन उनको मालूम है कि वो कांग्रेस देश से गद्दारी करती आई है, उनका तुष्टीकरण करते हैं। लेकिन वही मोदी जी है, बीजेपी गवर्नमेंट कितना राष्ट्र के लिए एक प्रगतिशील प्रगति मार्ग पर देश को लेके जा रही है, परंतु उनको उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको ये देश अपना लगता नहीं है। उनको जो लॉयल्टी है उनकी वो मक्का मदीना से, उससे आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। ये भूल जाते हैं कि 4 पीढ़ियों पहले उनके दादा भी हिंदू थे, वो भूल जाते हैं। वो अब ये अपने आप को खुद को फूल करते हैं कि हमारे तो पूर्वज शेख लोग थे दुबई के, अरबिस्तान के ऊपर। क्या भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से धर्म के आधार पर किसी पूरे समुदाय को नफरत से जोड़ना यह सही है या एक सोशल परसेप्शन है? एक मैसेज घूम रहा है सोशल मीडिया पर सब जगह, और काफी यानी मार्मिक है और विचार करने से है। वो आप ही की तरह प्रश्न कर रहा है, क्या एक समाज जिसके केवल 95% लोग हिंसक है, उसके आधार पर पूरे समाज को हिंसक कहना योग्य होगा? बिल्कुल। तो वही है आज देश में जो हिंसक समाज है। देखिए देश में आप देखिए इतने दशकों से जब भी दंगे हुए हैं, कभी और समुदाय के बीच में नहीं हुए हैं, लेकिन मुसलमान हिंदू, मुसलमान क्रिश्चियन यही हुए हैं। तो दंगा कौन करता, कौन है? यही करते हैं। क्या हेट स्पीच के कानून ग्राउंड रियलिटी में इक्वल अप्लाई हो रहे हैं या ये इम्प्लीमेंट करने की कमी है? अभी आपको दर्शकों को हृदय पे वेदना तो ताजा ही होगी कि जुबैर जैसा व्यक्ति है, मुसलमान है, वो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है, हेट स्पीच कर रहा है, और उसे चंद्रचूड़ ने ना ही केवल बेल पे रिलीज कर दिया, यहाँ तक कि ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे दिया कि भविष्य में भी तुम करो हिंदुओं के विरुद्ध में हेट स्पीच, हम देखेंगे कि तुम्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। हमारे कानून ऐसे ऑर्डर की अनुमति नहीं देता है, परंतु हमारे देश के चीफ जस्टिस जो थे इंडिया, ऐसे ऑर्डर पास कर दिए। और वही नूपुर शर्मा जी थी, वो टीवी डिबेट में कुछ गलत नहीं बोली। तस्लीम रहमानी बोल के जो था उनका प्रवक्ता मुसलमानों का, उसने हिंदुओं की विडंबना की, तो उसने केवल उनको सच्चाई बताई, कोई उनका अनादर नहीं किया, परंतु इन्होंने तो उसका बात का बताड़ बढ़ा दिया और सरतंत्र जुदा पे आ गए। और इतना ही नहीं, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट जज भी करीब करीब इसी तय पे थे कि हम सरतंत्र जुदा करते हैं इसका, उसी को दोषी ठहराया कि पूरे देश में जो भी वातावरण बिगड़ा है नूपुर शर्मा के कारण बिगड़ा है। परंतु आज हिंदू समाज जागरूक हो चुका है, सोशल मीडिया पे उस पर आवाज उठी, इसलिए वो जजेस को चुप बैठना पड़ा। तो हमारा जो न्यायपालिका है वो काफी कांग्रेस से प्रभावित है, कांग्रेस के अपॉइंटेड लोग हैं, चमचागिरी उन्हें की है। इसीलिए मोदी जी जो ने जो प्रयत्न किया था एनजेसी, उसका हम समाज में समर्थन करना चाहिए और एक मांग करनी चाहिए कि पुनः लाइए एनजेसी, और जो भी चंद्रचूड़ लोग बैठे हैं देश में उन सबको हटाओ, जितने भी नेपोटिज्म से कॉलेजियम सिस्टम से बने जजेस उनको हटाओ, और एक मेरिट्स पे लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस बनाइए। बिल्कुल। क्या भारतीय संविधान का असली चैलेंज धर्म के बीच नफरत है या सिटीजन के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट का टूटना है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। उसका एक
प्रावधान है कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, उसको धर्म के आधार पर कोई भी सत्ता देश का प्रशासन है उस पर उसका अन्याय नहीं करेगा उसके साथ में, वो कहा गया है। और बाद में ये भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति होगा उसे अपना धर्म का जो पालन करना है और पब्लिक ऑर्डर के अनुकूल ही उसको अपना धर्म का प्रोपोगेंडा भी कर सकता है वो, बस है। और माइनॉरिटीज को एक अधिकार दी है कि भाई आप आपकी रक्षा के लिए, आपकी संस्कृति की रक्षा के लिए आप एक अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, और उसको ये कहा है। उसके अतिरिक्त कॉन्स्टिट्यूशन का धर्म से लेना देना नहीं है, वो तो नीति आयोग सरकार की होगी, जो जैसे परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार नीतियां सरकार बनाएगी। और रहे सामान्य व्यक्ति, उसको रोज के जीवन में कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेना देना है। और कॉन्स्टिट्यूशन तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने अनेक बार तोड़ा मरोड़ा है। और जैसे सेक्युलरिज्म जिसे कहते हैं, वो तो हमारे संविधान में था ही नहीं। जब 47 में राष्ट्र का विभाजन हुआ है वो तो धर्म के आधार पर हुआ है। ये सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस की बात है। तो पाकिस्तान जब बन गया मुसलमानों के लिए, तो जो बचा भारत भूखंड है वो हिंदुओं का है। यहाँ पे मेजोरिटी भी तो बहुत संख्या लोग हिंदू ही रहे हैं, यहाँ पे संस्कृति सनातन रही है, तो ये हमारा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे तुम सेक्युलरिज्म काहे को ला रहे हो वापस? और सेक्युलरिज्म लाया कब? जब पार्लियामेंट था तब तो नहीं लाया। वो 42nd अमेंडमेंट जो किया है इंदिरा गांधी ने, वो तो इमरजेंसी के समय में जोड़ा गया सेक्युलरिज्म शब्द। और उसी के तले चाटते हुए अनेक सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जजेस ने उसके गुणगान गाए कि सेक्युलरिज्म हमारे देश का बेसिक फैब्रिक है। ये थोतांड है, गलत है। सेक्युलरिज्म को निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हिंदू होता है, जो सनातन है, हमारे प्रिंसिपल्स के अंदर ही सेक्युलरिज्म है। और सेक्युलरिज्म से अधिक सुंदर हमारी जो कल्पनाएं हैं, जहाँ पे हम किसी पे अन्याय नहीं करते, किसी पे किसी तरह जगह नहीं है। तो भारत एक हिंदू राष्ट्र है, नैसर्गिक हिंदू राष्ट्र है। तो हमारे इसमें सेक्युलरिज्म निकाल के हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि जो अन्य समाज के लोग हैं उन पे अत्याचार हो गया, आक्रमण हो गया, कुछ भी नहीं है। परंतु हमारा जो दिशा है वो स्पष्ट होनी चाहिए। हमें ऐसे गोलमोल जलेबी की तरह गोल गोल घुमाना नहीं चाहिए। जी। एक नागरिक के रूप में अगर किसी को लगता है कि समुदाय के बीच नफरत बढ़ रही हो, तो कानूनी और संवैधानिक रूप से उसका समाधान क्या हो सकता है? इसे जो भी आज का जो प्रासंगिक सिनेरियो है उसके अनुसार से देखा जाए तो देश में दुर्भावनाएं बढ़ती जा रही है। मुसलमान और हिंदुओं के बीच में भी बढ़ती जा रही है, और मुसलमान और क्रिश्चियन समाज के लोगों में भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए आप देखिए कि गोवा में क्रिश्चियन समुदाय एक अच्छा लोक संख्या है उनकी, पर तो जानते हैं कि मुसलमानों के उन पे जो आघात हो रहे हैं, तो यदि उनको सुरक्षित रहना है तो एक प्रामाणिक सरकार है बीजेपी की जो दे रही है, जहाँ पे उनको कहीं भी भय नहीं है, तो आज उन्होंने स्वीकारा है। और आज गोवा में बार बार बीजेपी की सरकार जीत के आ रही है, और वहां के जनता की प्रगति हो रही है, फल फूल रहे हैं। कभी क्रिश्चियन और हिंदुओं के बीच में कोई झगड़े नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। जबकि हिंदुओं का कोई शिकायत है कि वो कन्वर्जन करते हैं, तो वो भी अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसी प्रकार से केरल देखिए, अभी अभी हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही है कि आप विश्वास कीजिए अगली बार जो चुनाव होंगे उसमें भाजपा की सरकार आएगी केरल में भी। अच्छा। क्योंकि वहां पे करीब पिछली बार 20% मत भारतीय जनता पार्टी को मिले, क्योंकि वहां पे हिंदू में भी है और क्रिश्चियन लोगों ने भी स्वीकारा है कि जिस प्रकार से लव जिहाद उनके ऊपर हो रहा है, और अनेक तरह से बॉम्ब ब्लास्ट भी हो रहे हैं उधर, और अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं और आघात हो रहे हैं उनके समाज पर, तो वो मुसलमानों की तरफ से ही हो रहे हैं। और यदि उनको सुरक्षित रहना है तो एक राष्ट्रीय मेन स्ट्रीम से जुड़ जाओ। अभी विभक्त रह के नहीं चलेगा, उनको भी उन्हें राष्ट्र कार्य में जुड़ना पड़ेगा। और राष्ट्रीय मेन स्ट्रीम भारतीय जनता पार्टी दे रही है उनको, तो संभवतः केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या आपने किसी ऐसे केस को डिफेंड किया है जिसमें आपको पता कि आपका क्लाइंट गिल्टी है, फिर भी आप उसे डिफेंड कर रहे हैं? जी, केवल मैं ही नहीं, तो सब वकीलों को करना पड़ता है। उसके पीछे बहुत ही सोची समझी नीति है और एक सामाजिक शास्त्र है उसके पीछे। उसमें ऐसा होता है कि यदि गुनहगारी क्षेत्र में देखो, क्रिमिनल लॉ में देखो, तो तत्व यह है कि कोई भी व्यक्ति जिस पे आरोप लगता है तो उसे उसके बचाव का संधि पूरी तरह दी जानी चाहिए। तो उसे एक वकील उसके हिसाब से होना चाहिए जो उसके लिए डिफेंड कर सके। जी। तो चाहे वो दिखता भी हो कि इसने अपराध किया है, पर तो फिर उसे एक फेयर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जी। तो हमने देखा हुआ एक ज्वलंत उदाहरण था कि कसाब
मोहम्मद कसाब जो था वो 26/11 के हमले में रंगे हाथ पकड़ हो गया था। जी तुकाराम ओमरे जी ने जो अपने शरीर पे छलनी होते हुए गोलियां खाई, लेकिन उसको पकड़ के रखा, बिल्कुल। और वो पता चला कि वो मुसलमान है, कलावा बांध के आया हुआ है, परंतु तो कसाब को तो यदि प्रमाण देखे जाएंगे तो उसी और चौपाटी पे फांसी दे देनी चाहिए थी, जी परंतु नहीं। हमारे तो न्याय प्रणाली काफी स्वच्छ है और बलशाली है, और हमारा जो है स्वस्थ व्यवस्था है, तो हमने उसे पूरा संधि दी, और सब मुसलमान वकील उसके सहायता के लिए दौड़ के आए। उनको तो मालूम ही था ना क्या किया उसने, पर तो आए, उसका डिफेंड किया। लोगों ने उसे कैमरे पे देखा गोलियां मारते हाँ हाँ हाँ, सब जो भी है कैमरे पे तो शायद कल्पना नहीं है, देखा, लेकिन वो पकड़ा गया था, उस लोगों ने आंखों से देखा सबको पता। हाँ, तो ऐसे में उसको पूरी तरह फेयर ट्रायल दिया, और बाद में उसे सजा दी गई वगैरह से। तो उसमें नियम ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति होता है, तो चाहे वो अपराधी हो या नहीं हो, उसको एक डिफेंस मिलना चाहिए। तो यदि मैं वकील हूँ, तो मेरे पास यदि कोई भी व्यक्ति आता है, बोला कि भाई मैंने चोरी ये अपराध किया है, चोरी की है या डकैती की है या चलो मर्डर भी किया है, तो भी मुझे डिफेंड करो, तो मेरे को अधिकार नहीं है कि मैं बोलूँ नहीं भाई मैं तो हरिश्चंद्र हूँ, तुम जाओ जेल जाओ, मैं तुम्हें सहायता नहीं करूंगा। नहीं, जो नियम होते हैं कि मेरी जितनी फीस होती है वो मैं उसे चार्ज करूंगा, परंतु मुझे उसके लिए लड़ना पड़ता है। मैं वो जैसे वो ये नहीं, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट गया तो डॉक्टर मना नहीं कर सकता उसे, तो डॉक्टर का तो काफी सबलाइन रोल होता है। तो इस तरह हमारा भी होता है कि हमें जब सलाह दी जाती है तो वहाँ पे हम किसी को इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकते, और हाँ, हम कोई गलत काम से उसको बचा नहीं सकते। जो भी हमें लीगल तरीके होते हैं उसी तरह से हम बचा सकते हैं, यदि बच गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो न्यायपालिका निर्णय लेगी ओर से। तो क्या ये सच है लॉयर फील्ड में कि सच को झूठ, झूठ को सच किया जाता है? ये बहुत प्रचलित वाक्य है जी। कि न्याय क्षेत्र में सच को झूठ करते हैं, झूठ को सच करते हैं। हाँ। खैर वैसे कोई जादू की छड़ी मैजिक वॉन्ड तो नहीं होता है कि वकील सच को झूठ कर दे, झूठ को सच कर दे। अच्छा। ठीक है, कभी कभी प्रयास किए जाते हैं उस तरह से, या सच को अधिक सच की तरफ पेश किया जाता है, या झूठ को कम झूठ की तरफ पेश किया जाता है। जी। परंतु हमारा सिस्टम काफी बलशाली है, रोबस्ट है। जी। अभी तक देखिए, आपने देखा होगा कि मैं जब से हमारी चर्चा शुरू हुई है सत्र, तो मैंने काफी न्यायपालिका की कही है, विधि क्षेत्र की में मैंने वैसे आलोचना ही की है, परंतु ये मेरा इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं थी। मैं आज भी मानता हूँ कि व्यवस्था अन्य राष्ट्रों की तुलना में, अन्य समाजों की तुलना में बहुत सुदृढ़ है, काफी बलशाली है, परंतु इसमें और सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन आज भी हम देखेंगे ना तो हमारी न्यायपालिका अन्य देशों के तुलना में काफी अच्छी तरह काम कर रही है, और इसे केवल सुधार की आवश्यकता है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति पे फर्जी एफआईआर कर दे तो उसे सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए? होता है बहुत सी बार ऐसा, तो कभी कभी जानबूझ भी करती है पुलिस भ्रष्टाचार में, कभी दड़पशाही से, और कभी कभी अनजाने में भी हो जाता है मोरे। तो उस वक्त जो भी व्यक्ति होता है, जहाँ पे उसमें प्रमाण होते हैं कि भी मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो एक हमारे इसमें प्रावधान है। तो पहले सीआरपीसी में था से कलम 438 एंटीसिपेटरी बेल, और अभी बीएनएसएस आया उसमें 482 है, तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल है कि वो न्यायपालिका में जा सकता है, एक्सपीरियंस है, सत्र न्यायालय और हाई कोर्ट में जा सकता है, और बोल सकता है कि इस प्रकार से मेरे विरुद्ध एफआईआर हुई है, परंतु ये प्रमाण है, इससे काफी उजागर होता है कि मैं निष्पाप हूँ, निर्दोष हूँ। तो यदि बात सच निकली उसकी, तो न्यायपालिका उसे न्याय भी देती है, प्रोटेक्शन भी देती है। तो अच्छे, काफी अच्छे जजमेंट्स आए, निकष अच्छे जोड़े गए हैं, तो उसके जी। हमारे देश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अक्सर देखा जाता है कि मेजोरिटी लोग अपनी जस्टिस से खुश नहीं है, तो ये लूफहोल कहाँ है? वही बात घूम घूम के वहीं पे आ रही है कि तो समय लगता है अधिक, डिले सबसे ज्यादा होता है, और फिर यदि डिले भी हो गया तो जो न्याय जो मिलता है उसकी क्वालिटी भी बराबर नहीं होती, क्योंकि जज के पास समय नहीं होता है ठीक से सभी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का, सभी बातों का ठीक से विचार करके न्याय देने का। तो इसलिए बहुत सी बार जो निर्णय आते हैं वो भी बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारे जुडिशरी को हमें तो और बलशाली करना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा, उसके जजेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और न्यायाधीश का सम्मान होना चाहिए समाज में। तो उनको काफी अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, उनके पगार अच्छे होने चाहिए, उनको सुविधाएं देनी चाहिए, ताकि वो एकदम पूर्ण जो उनकी योग्यता होती है उसका उपयोग कर सके न्याय देने में। लॉयर और पुलिस ऑफिसर में किससे दोस्ती करनी चाहिए जिससे
कोई इंसान अपने को बहुत ही पावरफुल महसूस या प्रोटेक्टेड महसूस करे? जेडी आप देखिए, एक वकील तो वैसे भी समाज का मित्र ही होता है, जी जी इधर से। तो उसमें हमारे को कोई अधिक मित्रता करने की आवश्यकता नहीं है। जी परंतु यदि आप किसी अच्छे पुलिस अधिकारी से मित्रता कर लो तो शायद आपको देने 5 उंगलियां घी में हो जाएगी कि दोनों तरफ से लाभ मिलने लग पर जाएगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पुलिस से ना दोस्ती ना अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। नहीं नहीं, उसमें ऐसा है कि वो बेसिकली जो वाक्य है वो उस बारे में था कि सत्ता, कहते हैं सत्ता से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। जी वो उस वक्त का था जब सत्ता काफी यानी ऑटोक्रेटिक हुआ करती थी, डिक्टेटर हुआ करती थी, तो कुछ भी है। पुलिस हमारे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और मेरा जो 30 वर्षों का अनुभव रहा है सुखद रहा है। तो पुलिस ठीक है, हमने देखा है पुलिस को भ्रष्टाचार करते वैसे नहीं, बहुत सी बार हमारा भी उनसे युक्तिवाद हो जाता है, थोड़ी नाराजगी भी हो जाती है, कभी भी होता है, पर तो एक सीमा होती है, उसके आगे वो भी पुलिस क्रॉस नहीं करती, बहुत अच्छा भी कार्य करती है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए वगैरह। तो पुलिस को मित्र बनाना बहुत आवश्यक है अभी। तो मैं जैसे कहा था थोड़ी देर पहले कि हमारे सरकार ने थोड़ा सा वेलफेयर स्टेट की तरफ से एक समाज मित्र के रूप में पुलिस को बनाना चाहिए, कि पुलिस की भी संख्या बढ़ानी चाहिए, उनको भी सुविधाएं देनी चाहिए, सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेके उनको अच्छा वेतन, अच्छा जी क्या बोलते हैं मनुष्य बल, और एक डिपार्टमेंट उनका भी खड़ा होना चाहिए जहाँ पे समाज में लोग जहाँ पे भी पीड़ित हो, तकलीफ वाले हो, तो पुलिस में पहले जा सकते हैं। तो चाहे यदि वो पुलिस का मामला बनता है तो पुलिस वहाँ पे तुरंत कदम उठा सकती है, एक्शन ले सकती है, और नहीं होता तो उनको ठीक से मार्गदर्शन कर सकती है कि आप इस तरह से करो, ताकि बाद में आगे वो व्यक्ति पे निर्भर करता है उसका। आपके हिसाब से किसी इंसान को क्यों लगता है कि एक लॉयर का दोस्त होना उसके लिए सुरक्षा की छतरी है? वो है इसलिए है कि देखिए, हमारा जो पूर्ण जीवन जाता है ये विधि के जो विषय में सभी जो क्या बोलते हैं पहलू होते हैं अलग अलग, उनमें उनका अभ्यास करने में, तो हम लॉयर्स को इसलिए लर्नेड लॉयर्स कहते हैं कि हमें इस समाजशास्त्र का अच्छा ज्ञान रहता है, और विधि में जो क्षेत्र होते हैं न्यायपालिका का कैसे न्याय मिला सकता है उसका ज्ञान होता है। तो देखिए, अगर किसी वकील से आपकी मित्रता है तो आपकी सहायता ही करेगा। और मैं किसी को लांछन नहीं लगाना चाहता हूँ, परंतु देखिए एक समय था जब डॉक्टर्स को भगवान का रूप मानते थे, और माना भी चाहिए, और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, खास करके हमारे भारतीय डॉक्टर्स तो पूरे विश्व में एकदम सम्माननीय स्थिति में हैं, जहाँ पे उनको बहुत उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है वैसे। परंतु उसमें भी एक वक्त ऐसा भी है डॉक्टरों का जहाँ पे वो व्यापारीकरण हो गया है, कि जैसे मेरे पास आए तो मैं आपको 4 टेस्ट जानबूझ के लिख दूंगा ताकि 4 जगह आप जाओ, वहाँ पे आपका जेब काटी जाए, इस प्रकार से ऐसा होता है। तो कुछ होता है, हम बड़े बड़े हॉस्पिटलों के बारे में भी देखते आए हैं, और जैसे वो मैं जनहित याचिका भी शायद दायर करने वाला हूँ कि जो इंश्योरेंस होता है उसका भी हमसे पैसा लिया जाता है, परंतु जब हॉस्पिटल में व्यक्ति जाता है तो जहाँ 1.5 लाख का एक्चुअली काम होता है फिर भी 3 लाख का बिल बन जाता है, और वो उसका इंश्योरेंस में से कटता है, लेकिन वो प्रीमियम भी तो भरना पड़ता है उनको। तो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी का लूटने का धंधा है, वो सब है। परंतु वकीली जो क्षेत्र है इसमें मैं बहुत गर्व से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि वकीलों में इस प्रकार की जो दुर्गुण है इस प्रकार के नहीं आए। ठीक है, वकील बहुत सी बार होता है कि फीस हाई चार्ज कर देंगे, ठीक बोल के करेंगे, परंतु बाद में आपको लूटेंगे नहीं, या आपका शोषण नहीं करेंगे, कोई एक रैकेट बनाकर काम नहीं करेंगे। और इसलिए आपको कभी कभी बहुत सी बार ऐसा होता है कि बड़ा भी वकील हो, कोई पहुंच भी गया कि मेरे पास पैसा नहीं है मेरी तरह, तो फ्री में भी लड़ देगा आपके लिए। बहुत अच्छे अच्छे वकील है हमारे समाज में, उनका बहुत सम्मान होता है। तो इस और हम जैसे लोगों ने भी उनका यानी उनके तरह के गुण आचरण में लाने चाहिए वैसे। तो इसलिए आप समझिए कि वकील क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं लोग, तो चाहे वो बहुत यशस्वी वकील हो या एक सामान्य स्तर का वकील हो या नया वकील हो या काफी अनुभवी वकील हो, तो वो आपसे अपने हिसाब से फीस ले लेगा, काम करेगा, परंतु बहुत कम जगह होगा कि आपके हित के विरुद्ध में कोई काम होगा। तो इससे वो काफी क्षेत्र में अभी भी काफी सकारात्मकता है। लॉ प्रोफेशन इतना ग्लैमरस क्यों दिखता है? ग्लैमर है इसमें, क्योंकि क्या होता है कि देखिए जैसे हमारा जो कोर्ट्स का जो रचना होती है वहां पे, जैसे मैं बोल रहा था कि द्वंद्व होते रहते हैं,
उसमें युक्तिवाद होता है, तो युक्तियों का वाद होता है दो, तो वो काफी रोचक होता है, काफी मनोरंजक भी होता है उसमें वजह से। और उसके व्यतिरिक्त ये होता है कि जो वकील होते हैं उन्हें काफी अभ्यास करना पड़ता है दिन रात अलग अलग क्षेत्रों का। तो जैसे मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, तो चाहे मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के विषय में अधिक जानकारी ना भी हो, परंतु जो क्रिमिनल का जो क्षेत्र होता है उसमें रुचि मेरी रहती है, अधिक से अधिक अभ्यास होता रहता है। तो यदि फिर मैं कहीं भी जाऊंगा, यदि पुलिस विभाग में जाऊंगा या मंत्रालय में जाऊंगा, तो मुझे उस बारे में जानकारी बहुत रहती है, वहां पे मेरा सम्मान किया जाता है, मेरी बात को माना जाता है, तो इससे वो ग्लैमर है हमारे क्षेत्र में। इसे आप देखिए कि पहले एक समय था जब किसी विद्यार्थी को मेडिकल में या इंजीनियरिंग में प्रवेश नहीं मिलता था, आर्किटेक्चर में या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाता था, तो ही जाके वो वकील का प्रोफेशन स्वीकारता था जी। फिर बाद में 90s में एक नवीन चौमाल बोल के था जिसने इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की, बाद में फिर भी वो लॉयर बन गया। तो ऐसे अनेक लोगों ने फिर शुरुआत की। और तो आज देखिए कि जिनको 95% 95% मार्क्स भी मिल रहे हैं, वो मेडिकल भी मिल सकता है, मुझे इंजीनियरिंग भी मिल सकता है, लेकिन वो वकील क्षेत्र को चूज कर रहे हैं और बहुत व्यापक रोल हो रहा है वकीलों का इस बारे में। किसी केस में कोई व्यक्ति अगर गिल्टी हो और वो सबको पता है कि वो गिल्टी है, सबको पता है कि यही क्रिमिनल है, तो क्या एक लॉयर उसको अपने एबिलिटी से उसे इनोसेंट प्रूव कर सकता है? कर सकता है, हर केस में नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ केस में कर भी सकता है। अभी उसमें ऐसा है कि आपने बहुत अच्छी तरह से ये विषय को हाथ लगाया कि हमारा जो सिद्धांत है न्यायपालिका का और विधि क्षेत्र का, कि भले ही 9 अपराधी छूट जाए चलेगा, परंतु वो घोर अपराध नहीं होना चाहिए समाज में कि जहाँ पे एक निर्दोष व्यक्ति को सजा हो जाए। भले ही उस प्रक्रिया में 9 अपराधी भी छूट जाए चलेगा। तो इसमें होता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि सजा देनी है तो उसके कुछ निकष बांधे गए हैं, और उसमें उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, के एक विशिष्ट लेवल का प्रूफ जो मिलता है और वो प्रमाण जो न्यायपालिका के सामने आता है जी, तो ही उस व्यक्ति को अपराधी माना जाता है और सजा होती है। ओके। तो इससे बहुत से बार वकील उस तक में यशस्वी हो जाते हैं कि ठीक है, तो प्रथम दृष्टि दिखता होगा कि इसने अपराध किया है, परंतु जो प्रमाण दिए गए हैं वो इतने पर्याप्त नहीं है, इसमें अनेक जगह संदेह हो रहा है, तो संदेह का लाभ इस व्यक्ति को देना चाहिए, तो उसमें छूट जाता है व्यक्ति को। अगर कोई लड़की किसी लड़के पर फेक रेप एंड असॉल्ट का केस लगाती है, उस पर अगर FIR हो जाए, तो वो लड़का अपने आप को कैसे इनोसेंट प्रूव कर सकता है? ये समस्या तो विश्वव्यापी है। ओके। यानी आज से 20-25 वर्ष पहले भी मैं पढ़ रहा था, तो अमेरिका में भी रिपोर्ट आया था कि बलात्कार के जो अपराध होते हैं उसमें 80% जो केसेस जो होते हैं वो झूठे होते हैं जी, आरोप जो होते हैं झूठे केसेस होते हैं। बिल्कुल। मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर का भी एडवाइजर रह चुका हूँ, हेड ऑफ द पैनल रह चुका हूँ। ओके। तो मेरे को भी जब इंटरव्यू के लिए बुलाया था तो हमारे जॉइंट कमिश्नर थे राकेश मारिया जी, तो मुझे भी इंटरव्यू में यही प्रश्न किया गया था बलात्कार के विषय में वगैरह से। तो मैंने उन्हें समझाया था कि देखिए, वास्तव में बलात्कार वो होता है जैसे हम सिनेमाओं में देखते हैं, चित्रपट में रंजीत है, शक्ति कपूर है जो करते हैं, परंतु समाज में बहुत सी बार ठीक है बलात्कार एक बहुत ही घिनौना अपराध है, उसको कड़े से कड़ा दंड होना चाहिए, बिल्कुल, परंतु जहाँ पे नहीं हुआ है वहां पे पुरुष पे वो अत्याचार नहीं होने चाहिए, उसे अपराधी मान के गरज से जाके। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो आरोप होते हैं वो झूठे होते हैं और वो दिखते भी हैं, तो वहां पे उस पुरुष को भी न्याय मिलना चाहिए। मुझे याद है कि 2004 की बात है, मुंबई में मलाड में एक डॉक्टर था, डॉक्टर ने MBBS डॉक्टर नहीं है, वो अपने आप को नेचुरोपैथी डॉक्टर कहता था, उस पे 5 लड़कियों पे बलात्कार के अपराध हो गए, यानी आरोप लगे हुए थे, 5 केसेस थे, तो पूरा कंडेम था, काफी पेपर में बदनामी भी हो गई थी उसकी। तो सब जब वो जेल में था, बेल भी नहीं मिला था, फिर जब मैंने उसकी केस ली, धीरे धीरे लड़ने लगा, तो 5 केस में निर्दोष
सिद्ध हो गया वो, तो पता चला कि वो ब्लैकमेल करने के लिए उसे मांगा गया था 50 लाख की राशि। उस वक्त 50 लाख भी बड़ी होती थी, तो नहीं दी उसने। तो एक लेडी पुलिस अधिकारी और एक समाज का जो कार्यकर्ता था, उन्होंने मिलके रजिस्ट्री केसेस जुटी और उसको अंदर डाल दिया। तो इस तरह से हुआ था, और बाद में भी अनेक किस्से हुए हैं इस प्रकार से। तो आज ऐसा है कि न्यायपालिका भी जागृत हो चुकी है जी। तो पहले ऐसा था कि रेप की केस होती थी तो बेल मिलना बहुत कठिन हो जाता था, व्यक्ति काफी समय तक अंदर जेल में कष्ट पाता था। परंतु अभी तो ऐसा होता है कि बहुत सी बार बेल तो बहुत बाद में की बात है, यदि हम लेडीज जज के सामने भी जाते हैं ताकि वो संवेदनशील भी होती है, तो वो भी जानती है उसका, वो विरोध करती है कि इन स्त्रियों ने जो झूठा फंसाते हैं, तो हम तो जब एक्सप्लेन करने लगते तो जल्दी समझ आती है, तो हमारा आर्गुमेंट भी नहीं सुनती, उससे पहले वो एंटीसिपेटरी बिल देके हमें रिलीफ दे देती है। तो आजकल धीरे धीरे वो जागरूकता हो गई जुडिशरी में। तो अभी रेप का जो है अभी कानून इतना कठोर नहीं रहा है, परंतु आजकल वो पॉक्सो बोल के जो कानून आया है 12-13 वर्षों से, वो काफी कठोर हो गया है। तो पहले न्यायपालिका भोलेपन में ये बिलीव करती थी, विश्वास करती थी कि कोई स्त्री रेप का झूठा आरोप नहीं लाएगी। अभी न्यायपालिका ने स्वीकार लिया है कि अनेक स्त्रियां हैं जो झूठा आरोप लगाती है। बिल्कुल, बहुत तो अभी न्यायपालिका में जुडिशरी है वो काफी भोले हैं जजेस, वो ये बोलते हैं कि नहीं, कौन से माँ बाप है जो अपने बच्चे का झूठा केस बनाएंगे अगर केस पे बलात्कार हुआ है, सॉरी जो भी अति प्रसंग हुआ है लैंगिक, तो वो बिलीव नहीं करते हैं। तो आपने जैसे मुझे पूछ रहे थे कि सिस्टम के आगे मैं अपने आप को विवश पाया कि कभी, तो मैं पाया है अनेक बार। जैसे मेरे पास एक आर्मी ऑफिसर की केस थी, कोई बहुत बड़ा पद का ऑफिसर नहीं था लेकिन आर्मी में था, और उस पे पॉक्सो की झूठी केस लगी थी। मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत अच्छी तरह केस बनाई, यहाँ तक कि सैटेलाइट इमेज निकाले और उसको अच्छे बड़े साइज में पेपर्स में फोटो जज को दिखाए कि जो स्पॉट बता रहे हैं वो तो देखो गणपति मंदिर है, वहाँ पे तो इतनी लोगों की भीड़ होती है, आजू बाजू में घर है, वहाँ पे कौन रोड के ऊपर एक आदमी छोटी बच्ची को ले जाके उसे जो भी करेगा तो लोग वहीं पे मारेंगे उसको। परंतु दुर्भाग्य है कि देखिए अभी न्यायाधीश जो होते हैं वो बहुत सी बार ऐसा है कि उनकी ट्रेनिंग बराबर नहीं होती है, या उन्होंने खुद क्रिमिनल प्रैक्टिस नहीं की होती बराबर, तो उन्हें वो क्रिमिनल का नॉलेज नहीं होता है, तो उसी मन में नहीं हम नहीं सुनेंगे, हम बिलीव नहीं कर सकते ऐसा, और उस व्यक्ति का बेल रिजेक्ट किया गया। तो हमने इतने प्रयास करने के बावजूद भी न्यायपालिका इस तरह से। क्या आपने कभी इनोसेंट व्यक्ति को प्रूफ नहीं कर पाया उसे इनोसेंट? ऐसा तो नहीं हो पाया अभी तक तो, हाँ एक आध दो केस में हुआ भी है ऐसा। तो उसे झूठा केस में सजा मिली? सजा मिली, हुआ है। मैं नया नया वकील था तो हुआ था इस प्रकार से। तो उस वक्त का सिस्टम भी थोड़ा अलग था, जजेस लोग भी थोड़े घमंड में रहते थे, और वो तो 2-1 प्रकरण हुए ऐसे जहाँ पे वो पूरा झूठा आरोप था लेकिन वो न्यायपालिका मानने को तैयार नहीं थी। तो इस सिचुएशन में उस व्यक्ति को कैसे जस्टिस मिलेगा? नहीं मिल पाया, कुछ लोगों को ऐसा हुआ है, 2-3 मैंने देखे मेरे जीवन काल में से। नहीं तो अन्यथा बहुत सी बार होता है कि जेल में एक लंबा समय बीतता है पर तो बाद में बेल मिल जाता है, वो केस में भी निर्दोष हो जाते हैं जी, जो निष्पाप भी होते हैं। लॉयर क्या जज से ज्यादा पावरफुल होता है, टॉप का लॉयर? नहीं, वैसे तो नहीं हो सकता है। हाँ, लॉयर अपने क्षेत्र में पावरफुल होता है, वो एक अच्छी भूमिका निभा सकता है, और जज को अपने अभ्यास से, अपने युक्तिवाद से, क्योंकि क्या होता है देखिए कोई भी केस होती है तो जज के आगे जब रखते हैं हम लोग तो जज का समय नहीं मिलता उसको इतना उस केस के बारे में अभ्यास करने का, पर तो हम तो उसका डीप में अभ्यास करते हैं, तो हम पूरी तरह से अभ्यास करके जज को आगे समझा सकते हैं। तो फिर वो जो जज अन्यथा उसे बेल नहीं देने वाला होता है या सजा लगाने वाला होता है, तो अभी हमको पता चल जाता है कि हम जज को उसका मन बोलो या उनका विचार परिवर्तित करके उसको छुड़ा रहे हैं। तो वहाँ पे उस लेवल पे हम पावरफुल होते हैं जजेस से भी ज्यादा, क्योंकि हम जज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं गलत तरह से नहीं बोल रहा हूँ, एक हमारे युक्तिवाद से, हमारे अभ्यास से। बिल्कुल। एक लॉयर, टॉप का एक लॉयर कितना कमा सकता है अपनी? बहुत अच्छी तरह कमाता है। एक दिन में कितना कमा सकता है? दिन में तो देखिए ऐसे कोई सीमा नहीं है। कुछ कुछ हमारे क्षेत्र में अच्छे बड़े वकील भी हैं हमसे भी, तो वो भी बहुत अच्छा कमा लेते हैं दिन में। तो उसमें तो खैर मैं दूसरों के बैंक बैलेंस में झांकना उचित नहीं है, लेकिन ये है समाज में कि वकीलों के लिए आमदनी बहुत अच्छी है, और ये क्षेत्र में यदि कोई युवा अवस्था में विद्यार्थी हो या वकील बनना चाहते होंगे तो आप ये क्षेत्र चुन सकते हैं, और इसमें आपको काफी अच्छा स्कोप है। परंतु याद रखिए इसमें परिश्रम भी है, जो नहीं कि
आज मौसी की शादी है, आज मामा के यहाँ पार्टी है, आज सिनेमा जा रहे हैं, अभी पुणे जाना है 4 दिन के लिए, गर्लफ्रेंड को आती है खंडाला बोलना है, तो फिर प्रैक्टिस भूल जाइए। आपको जैसे एक सन्यासी का जीवन जीना पड़ता है कि अभी हम हैं इतने सालों से, तो कभी हमारी मौसी बीमार नहीं गिरी है, कभी मामा के फंक्शन नहीं रहा है हमारे, और खंडाला किधर कोई मालूम नहीं, तो गर्लफ्रेंड को पूछ भी नहीं सकते कि आती है खंडाला, तो दिन रात परिश्रम करना पड़ता है। देखिए उसमें क्या होता है कि आर्थिक तो लाभ होते ही हैं, पर तो एक जीवन में जॉब सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं कि एक हमने कुछ समाज के लिए किया है, एक उपलब्धि है, तो उसकी जो अनुभूति होती है उससे उसका आनंद एक अलौकिक आनंद होता है। तो और समाज में, और देखिए आज हमारा राष्ट्र ऐसा है कि वैसे मैंने कहा कि इतिहास करवट बदल रहा है, समय बदल चुका है। हम 21वीं शताब्दी की शुरुआत में है और 21वीं शताब्दी भारत की है, सनातन धर्म की है। तो आप देखिए कि इसमें वकील जो होता है एक बहुत सक्रिय भूमिका निभा सकता है जी। अच्छा, अनेक क्षेत्र के लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी बहुत संशोधन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे आईआईटी के अलग इंजीनियर्स भी कर रहे हैं। आज जितने भी हम हमारे मिसाइल्स देख रहे हैं, रॉकेट्स देख रहे हैं, वो इंजीनियर्स कर रहे हैं, इससे हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। तो उसमें वकील भी बहुत सक्रिय भूमिका निभा सकता है। जैसे वकीलों ने ही केस जीता, इसलिए राम मंदिर का निर्माण हो गया। जी जी। हमारे हरिशंकर जी जैन है, विष्णु शंकर जैन है, समर्पित है राष्ट्र के लिए। ऐसे अन्य हजारों वकील हैं। तो और स्वतंत्रता के भी संग्राम में देखिए बड़े बड़े वकीलों ने योगदान दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, लोकमान्य तिलक थे, लाला लाजपत राय जी थे, वीर सावरकर थे, सब बड़े बड़े वकील थे। इन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम किया है। अयोध्या में राम मंदिर का जजमेंट आता है तो भरोसे का संकट देखने को मिलता है समुदायों में। मेजोरिटी लोग, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी समुदाय में, ये भरोसे को संकट देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो ऐसा क्यों? देखिए आप शत्रुबोध समझ जाइए, या एक मुस्लिम साइक जो होती है मानसिकता है, वो समझ जाइए कि जब भी उनको के अनुकूल या उनके अनुसार नहीं होता है तो वो छल कपट से वो अपना औजार बना लेते हैं। तो बराबर है कि अभी नैप उन्होंने जो बाबरी मस्जिद का जो आग्रह किया था और राम मंदिर का विरोध किया था, तो एक लंबे समय तक तो कर पाए, परंतु जब 2014 में देश ने करोड़ बदली और न्यायपालिका भी था कि अब तुम निर्णय दो, जो भी निर्णय देना है, तो न्यायपालिका भी ना नहीं बोल सकी, क्योंकि प्रमाण तो सारे हिंदुत्व के थे, उधर पे राम मंदिर के थे, तो फिर देना पड़ा। तो फिर ये छल पे रिसोर्ट करते कि चलो छल कपट से न्यायपालिका को लांछन लगाए। तो ये इनकी टेक्निक ही है, क्या कर सकते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए मदरसे चलाते हैं, तो क्या हिंदू गुरुकुल कम्युनिटी के लोगों को अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए गुरुकुल चलाना चाहिए? जी हाँ, देखिए हमारे विचार कितने मिल रहे नहीं, गुरुकुल तो आवश्यक है। क्या होता है कि जो हमारे भारतवर्ष है जी, ये आज से 1947 से तो नहीं है जी, 25-30 हजार वर्षों से तो होगा कम से कम, या उससे अधिक भी काल से चलता आया है वैसे। तो उसमें जो शिक्षा का बहुत महत्व रहा है इसमें, और सभी समाज के वर्गों के लोगों को शिक्षा मिली है, ऐसे नहीं कि केवल एक विशिष्ट समाज के लोगों को शिक्षा मिली है। तो वहाँ पे गुरुकुल चलते थे। तो उसमें क्या होता था कि एक विचार प्रणाली होती थी और उसके अनुसार सभी गुरु लोग वो शिक्षा प्रदान करते थे और संस्कार प्रदान करते थे, और उससे समाज की रचना बनी रही थी और आज भी टिकी हुई है। आज भी हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हम लोग, इसलिए हमारी संस्कृति बनी हुई है। तो आज समय आ गया है कि जो अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था, जैसे लोग थे हमारी राजा राम मोहन रॉय जैसे, जिन्होंने कॉन्वेंट स्कूल का प्रचलन शुरू किया, ने उसकी वकालत की थी, तो गुरुकुल बंद करवाए थे राष्ट्र में। तो हमने वापस पूरे राष्ट्र भर में सरकार ने गुरुकुल को मान्यता देनी चाहिए और उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। हाँ, जहाँ पे संस्कार दिए जाएंगे, धर्म की शिक्षा दी जाएगी, साथ में एक पाठ्यक्रम भी होना चाहिए सरकार के अनुसार कि तुम ये भी विज्ञान भी सिखाओ, इतिहास भी सिखाओ, ये सब भी सिखाओ, और उसके अनुसार तुम उनको, तुम्हारे स्नातक है जो उनको तुम प्रमाण पत्र दो, तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। और ऐसे देखिए देश में, हमारा देश कितना आगे बढ़ेगा उसमें। जैसे भी गणित है तो वही वैदिक गणित सिखाओ उनको, तो हो सकता है हम ऐसे रॉकेट्स बनाएंगे जो कम ईंधन लेके भी जल्दी पहुंच जाए अन्य ग्रहों पर। बिल्कुल सर। भारत की संविधान देश की सबसे बड़ी कानून की किताब है।
तो हमारे देश में मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ रखने की और मानने की क्यों जरूरत महसूस होती है? नेहरू के पाप बाहर आ रहे हैं वापस, कि जब राष्ट्र का विभाजन ही हो गया था के आधार पर, और जिसको इस्लाम धर्म चाहिए था सब चले जाना चाहिए था, तो गांधी ने रोक दिया उनको, यहाँ पे नहीं, तुम तो रहो हमारे यहाँ पे तांडव करने के लिए। तो एक संविधान, एक विधान होना चाहिए था देश में, और यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए थे, अलग अलग नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग। परंतु उनको तो तुष्टिकरण करना ही था। तो परंतु हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे, और अन्य जो थे उनमें राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, तो उन सब ने विचार करके कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि शासन उसका प्रयास करेगा कि पूरे राष्ट्रों में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है, और फिर न्यायपालिका को चाहे कितनी भी तलवी चाटती हो कांग्रेस की, न्यायाधीशों को मानना पड़ा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अभी उत्तराखंड में तो उसमें लागू कर दिया गया है, और अभी सब जगह होना चाहिए वैसे। तो मुसलमान समाज के लोगों को क्या बेनिफिट्स अधिक चाहिए ने, तो जिस प्रकार के जैसे चार शादियां कर सके, अलग तरह से जो भी इनके जो समाज को क्या बोलते हैं अनहेल्दी प्रैक्टिसेस कर सके, जैसे वो ट्रिपल तलाक है, यानी स्त्रियों पे शोषण अत्याचार, वो हलाला है, निकाह हलाला जो सिस्टम है, ये सब घृणास्पद बातें हैं, पर तुमको चाहिए, और इससे क्या समाज का व्यवस्था बिगड़ती है। इसलिए पूरे राष्ट्र में एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड अनिवार्य है, और वो हो जाएगा। मुस्लिम माइनॉरिटी की जो लड़कियां हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में गर्ल्स मैरिज एक्ट 15 ईयर्स है, और हमारे देश की संविधान में 18 ईयर्स है, तो उन्हें क्यों एक ही देश में दो कानूनों में बंधी हुई है? बराबर, वही तो जो पिछला प्रश्न था उसी का ये आगे एक भाग है जी, कि वो उनके जो मिडिवल पीरियड्स की जो थे कि कोई भी स्त्री है तो क्या बोलते हैं, एक जाहिल पद्धति से वो देखते थे स्त्री की तरफ, कि जैसे किसी लड़की ने, युवती ने प्यूबर्टी, जैसे प्रौढ़ता प्राप्त कर ली हो थोड़ा सा, तो फिर उससे क्या संभोग करना वो शुरू कर देते थे। इसलिए उनके सुविधा के अनुसार उन्होंने कर दिया कि जैसे प्यूबर्टी की एज में आ गई तो चलो उसके साथ यौन शोषण चालू कर दो। परंतु देखिए ऐसा है कि स्त्रियों को भी अधिकार होना चाहिए, उनको भी पढ़ाई लिखाई करके एक जीवन जीना चाहिए, और विवाह के बंधन में तो बाद में बन सकते हैं जी, आयु के बाद में 18 बोलो 20 बोलो वगैरह से। तो इसलिए हमारे वो जो समाज के लिए, वो समाज कंटक लोगों का जो इच्छा होती है कि सब हम कर पाए, उसको हमें उसमें रोक लगाने चाहिए, और उसको लाना चाहिए 18 पे लाना चाहिए, 19 करो 20 करो जो भी है वगैरह से। उनको पहले शरीयत मानना पड़ता है, फिर हमारा देश का हाँ बराबर, तो गलत ही है वो तो वो दो पीढ़ियों में जकड़ी हुई हैं। हमारे देश में रहकर एक ही देश में उन्हें दो चाहिए जहाँ कानून का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए तो लोग दलील देते ना, तो शरीयत चाहिए तो पूरी तरह लो जी। फिर यदि एक हिंदू व्यक्ति है सुरेश, वो चोरी करेगा, उसे 6 महीने की सजा दे दो, और जब अब्दुल चोरी करेगा उसके हाथ काट दो, तो वहां पे शरीयत नहीं चाहिए, शरीयत नहीं चाहिए। हाँ, वहां पे शरीयत नहीं चाहिए, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मांगता है, इक्वालिटी मांगता है, इक्वालिटी। और जहाँ पे स्त्रियों पे अत्याचार करना है, हलाला करना है, उन्हें औरतों का शोषण करना है, पॉपुलेशन बढ़ानी है, दूसरों की स्त्रियों पे अटैक करना है, तो वहां पे उनको शरिया का कानून चाहिए वैसे। तो यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि एक राष्ट्र एक ही कानून जैसे होगा, तो जो दीवानी जो न्याय कानून होते हैं वो सब पूरे, कोई भी चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, पारसी हो, मुसलमान हो, उनको सबको एक ही लगेगा। यूसीसी बिल लाने में बहुत से लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? तो मुसलमान समाज के जो ठेकेदार है, मुल्ला मौलवी लोग और भी जो होते हैं, वो उनका पूरा समाज जैसे बचपन से इंडोक्ट्रिनेटेड होता है, तो पूरा समाज भी वैसे ही होता है। उनको तो यही चाहिए कि जैसे उनके मौलवी कहते हैं, और उनको भी तो बेईमानी सोचती है ना कि जो लाभ लेने हैं, तो फिर वो कुछ हमारे देश में कुछ राष्ट्रद्रोही पार्टियां हैं, कांग्रेस, जो खुल के उनका तुष्टिकरण करती है, चाहे राष्ट्र का कितने भी हानि हो जाए उससे उनको लेना देना नहीं है जी, तो वो उनका समर्थन करते हैं। इसलिए वो विरोध करते हैं कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए, ताकि मुसलमान समुदाय पे खुश रहे, उनको वोट दे और जहां सके जीत भी सके। जैसे इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने का कारण ही ये था ना, कि जहां हिंदू जो वोट था वो डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया, और सभी मुसलमानों ने जनता दल को छोड़कर पूरा कांग्रेस को वोट दिया एन ब्लॉक, इसलिए वो जीत सके, वरना उनको जीतना संभव नहीं था। यूसीसी बिल आने से क्या चीजें बदल जाएंगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से देखो ऐसा है कि एक तो थोड़ा इनके पॉपुलेशन पे कंट्रोल आ जाएगा,
और इनकी जो भी माल प्रैक्टिस होती है, उनकी स्त्रियों पे भी जो अत्याचार होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। और एक समाज में क्या बोलते हैं, सभी तरह के जो नियम होते हैं एक समान आ जाएंगे। प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है, उस पर भी आ जाएगा समानता है कि प्रॉपर्टी किस तरह से डिवाइड होती है इन रिटर्न्स वगैरह से, तो आवश्यक है वगैरह से। इसके फायदे और नुकसान क्या है? वही कहा ना मैंने Okay. कि पूरे समाज में एक यूनिटी टाइप की आ जाएगी, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी उस तरह से। हाँ। क्या किसी देश के इंटरनल मामले में किसी दूसरे देश के नेता का इंटरफेयर करना उचित होता है? ये बात तो ममता जी को समझानी पड़ेगी। जी। आपका तात्पर्य ममता जी से था। जी बिल्कुल। तो देखिए वो तो न्यूयॉर्क का मेयर बाद में है, वो मुसलमान पहले है। जी। तो जहाँ जहाँ मुसलमानों का हित होगा वहीं पे उसका हृदय धड़केगा। और उमर खालिद जो है वो तो खुल के राष्ट्रद्रोह कर रहा है। उसके जो भाषण थे आपने देखे किस प्रकार से इन्हें योजना पूर्वक थे, जी। और राष्ट्र का किस स्तर तक उनका जो उद्देश्य था राष्ट्र को हानि पहुंचाना। और दिल्ली में दंगे हुए ही ना, हिंदुओं पे अटैक हुआ जी। और क्या क्या हुआ उसमें। हमारे बहुत एक कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी का कितनी निर्दयता से हत्या हुई थी, उनकी गटर के पानी में बॉडी मिली, तो क्या क्या हुआ। तो इसलिए अभी सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनको बेल नामंजूर किया है वैसे। तो ये जो है ममदानी अभी ज्यादा उछल रहा है वहां पे, तो इसलिए वो खुद का काम छोड़ के अभी इधर उधर सब जगह नाक डाल रहा है अपना। जी। ठीक है, जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग के हो, सब लोगों को हमारा देश राष्ट्र भारत माता की जय के प्रति समर्पित भाव होता है। लेकिन जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे क्यों नहीं लगाते? क्यों इससे वो परहेज करते हैं? परहेज ने उनको तो देखो ऐसा है कि उनकी विचार प्रणाली है कि वो कहते हैं कि हम अल्लाह के सिवा कहीं और झुकेंगे नहीं। जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उनका स्वार्थ होता है तो जो पैसे वाला तो उसके आगे भी झुक जाते हैं। अभी रिसेंटली वीडियो आ रहा है कि वो शाहरुख खान जब नया नया वो था तो किसी हिंदू ही प्रोड्यूसर था, उसके आगे पैर छू रहा था उसके और हाथ जोड़ रहा था और उसके। तो वो जो उनका कहना कि हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुकते नहीं किसी के है, आगे। ये सब एक थोथा अंडा है उनका झूठा है। तो कि वो जहाँ तक हो जाए वो कहते हैं, तो इसलिए वो, और उनको क्या होता है कि उनकी जो एक व्यक्ति जब मुसलमान में कन्वर्ट हो जाता है जी। तो उसकी राष्ट्र से निष्ठा निकल जाती है, उसकी निष्ठा चली जाती काबा और मक्का मदीना की तरफ, तो उसको राष्ट्र अपना राष्ट्र लगता नहीं है। तो वो जो जो कार्य होता है राष्ट्र के विरोध में वो करना शुरू कर देता है, ताकि उसको यहाँ पे अराजकता फैलानी है, क्योंकि यहाँ पे उसके अनुसार दरुल हरब है, उसको यहाँ पे अशांति फैलानी है, दरुल इस्लाम लाने के लिए कुछ भी करना है। चाहे इस भूमि का नाश हो या चलेगा, कल उसके बच्चों को जो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है नहीं मिले चलेगा, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलो, बच्चों का शिक्षण पढ़ाई, उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे उसके जो एक दिमाग में वो पागलपन सवार हो जाता है, डोपिंग किया जाता है माइंड में कि इस्लाम इस्लाम इस्लाम, तो ओपीएम की तरह वो करता है। तो वंदे मातरम जो है हमारा, वो हमारी मातृभूमि का हमारा प्रणाम है कि माँ को हम वंदन करते हैं, मातृभूमि को वंदन करते हैं। तो मुसलमान को ये स्वीकार नहीं है, और ये पहले से ही है, स्वतंत्रता के पूर्व काल से ही है। यहाँ पे उनकी तुष्टिकरण के लिए मोहनदास ने गांधी ने ये शुरू किया था खिलाफत मूवमेंट। तो जहाँ हिंदू जो थे स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थे, वो वंदे मातरम के नारे लगाते थे और वो सपोर्ट में खड़े होते थे मुसलमानों की खिलाफत मूवमेंट में। तो सावरकर भी है, वो हैरान हो गए क्या लगा रखा है, तू हिंदू है, तेरा क्या लेना देना वो तुर्की के खलीफत से, और तू इसमें आया तू वंदे मातरम कर रहा है, और तेरे साथ जो मुसलमान आया जेल में वो तो वंदे मातरम नहीं बोल रहा है, तेरे को अक्ल नहीं आ रही है। तो हमारे हिंदुओं में वो ज्ञान कम रहा है उस प्रकार से, तो जागरूकता आनी चाहिए। तो ये लोग जो है वंदे मातरम का विरोध करेंगे। अभी अनेक बार हम देखते हैं ना वीडियो में, सोशल मीडिया पर भी आता रहता ना कि जब भी सिनेमा थिएटर्स में बहुत सी बार ये होता है सिनेमा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान, तो उस वक्त सब लोग खड़े होते हैं, मुसलमान लोग नहीं खड़े होते हैं, उनको जनगण मन नहीं बोलना है वजह से। तो इस तरह की उनकी मानसिकता तो रहने ही वाली है। तो इसलिए जितना जल्दी ये हिंदू समाज जागृत हो जाए, इन लोगों को पहचान ले, उतना ही अच्छा है, वरना ये जो अमन की आशा है वो सब गलत बात है। रिसेंटली एक मूवी आती है धुरंधर, जिसमें यह दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के कुछ बिजनेसमैन इंडियन करेंसी को प्रिंट करते हैं और उसे डेलारू और उसे कई सारी कंट्रियों के थ्रू इंडिया में बेचते हैं। तो इंडियन करेंसी का जो प्लेट होता है उन्हें कैसे मिल जाता है? देखो, ये कांग्रेस सरकार के राष्ट्रद्रोह की बोलिए, भ्रष्टाचार की बोलिए पराकाष्ठा थी।
पीसी चिदम्बरम उस वक्त वित्त मंत्री हुआ करते थे, अच्छा। और नासिक में जो उनकी करेंसी नोट प्रेस है, जी। पुरानी मशीनें जब उन्होंने उसे डिस्कार्ड किया जी। तो उसे नष्ट कर देना चाहिए था। बिल्कुल। पर तो कांग्रेस ने तो देश को लुटा ही है ना, हर तरह से। तो शत्रु उनको बाहर का नहीं लगता है। चीन भी उनके लिए माई बाप है, और पाकिस्तान भी पैसा देता है, वो भी माई बाप है। तो जो पाकिस्तान से फेक करेंसी नोट छप के आते थे, जी। वो उनको मालूम नहीं थे, ऐसा नहीं है, मालूम थे उनको। वो तो उनकी सहायता थी, उसको उनको उनको उनका हिस्सा मिलता था। जी। इनके स्विस बैंक में लॉकर्स भरते थे। सोनिया गांधी जैसे पहले अंग्रेज लोग हमारे देश को लूटते थे, हाथियों पर खजाना लाद लाद के जी। विदेश लेके जाते थे, वैसे सोनिया गांधी करती थी, हाथियों पे हमारे देश का खजाना लाद लाद के जाती थी, इटली जाता था हमारा। तो ये सब होता था। तो अपने सम्मानीय दर्शकों को बताना चाहता हूं मैं कि इंग्लैंड की कंपनी है डेलारू, जी। एकदम बदमाश नोटोरियस कंपनी है, जी। और वो पेपर सप्लाई का उनका जी। धंधा है। बिल्कुल। और उस व्यवसाय में जब भी एक विशिष्ट क्वालिटी ऑफ पेपर जो होता है जी। भारत को सप्लाई करते हैं, तो उनकी प्रतिबद्धता थी कि वो पाकिस्तान को वो पेपर नहीं सप्लाई करेंगे। जी। परंतु चिदम्बरम जी का तो आशीर्वाद था ही। तो हमारी सरकार को पता था कि जो हम पेपर हम खरीद रहे हैं वो पेपर पाकिस्तान भी उन्हीं से ले रहा है। और पाकिस्तान को छोटा सा एक स्टेट है पाकिस्तान, वहां पे उनको इतनी मात्रा में आवश्यकता है पेपर की, पर तो उससे 10 गुना अधिक ले रहा है पेपर। तो इसका मतलब तो उनके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई आंखें चमक जानी चाहिए कि पाकिस्तान वाले जो है वो हमारे पेपर, जो क्वालिटी का पेपर ले रहे हैं, इसका मतलब वही फेक करेंसी नोट छापेंगे और हमारे देश में नेपाल के माध्यम से, बोलो बांग्लादेश के माध्यम से यहाँ पे लाएंगे, कश्मीर के माध्यम से, कतर और नेपाल के माध्यम। हाँ आता है अलग अलग। तो उस टाइम लेकिन उन्होंने उसको किया, फिर बीच में प्रणब मुखर्जी आए थे कुछ समय के लिए, उन्होंने कैंसिल भी किया था कॉन्ट्रैक्ट। जी। फिर वापस आया चिदम्बरम, उसने वापस वो डेलारू से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो राष्ट्रीय कितना बड़ा विश्वासघात हुआ है। तो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी जांच क्यों नहीं कराई? जांच के वो खुद ही शामिल था ना इस घोटाले में। तो आप उनको तो पाकिस्तान से एक बड़ा पैकेज मिल गया था कि भाई तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, तुम तुम्हारे चुप रहो, हमको जो मनमानी करने दो। देखिए ऐसा है, मैं थोड़ा सा समय लेके बताऊंगा उसमें जेडी, बिल्कुल, कि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है जी। इसकी उस समय भी जब ये घटना क्रम हो रहा था, उस वक्त भी जी। 110 करोड़ के आसपास लोक संख्या थी हमारी। जी। एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे लोगों के पास संपन्नता है। जी। हम कंज्यूमर मार्केट है, हम खरीदते हैं। तो हम भारत पे कंट्रोल करने की जो लालसा है वो केवल कांग्रेस सरकार की ही नहीं रही है, पर तो एक बहुत बड़ी लॉबी है विश्व में, जिसे वो डीप स्टेट कहते हैं। वो कभी विस्तार से समझाऊंगा आपको कि कौन लोग हैं। जैसे वो जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन, तो उसके एक प्याले हैं जी। पीछे रॉकफेलर फाउंडेशन है, और अनेक बड़े बड़े जो यूरोप के राजा महाराजाओं के जो बैंकर्स वगैरह जो होते हैं, वो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, और उनका एक मंशा रही है। और उसमें फॉरेन पावर्स भी, जैसे अमेरिका, CIA, गवर्नमेंट है, इंग्लैंड है, ये बहुत सक्रिय रहे, तो उनका कंट्रोल रहा है। तो विश्व में नैरेटिव भी वही बनाते हैं, और इस प्रकार से भी वो भारत का नुकसान कर सकते हैं कि समझो बदनाम कर दिया तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ पाए, प्रगति के लिए भी बाधा ला सकते हैं और ऐसे। तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो रही है वो राष्ट्र के लिए कभी समर्पित नहीं रही है। उनका था कि सत्ता में आ जाओ, देश को लूटो, और सत्ता में टिके रहने के लिए यदि भारतीय परदेशी शक्तियों का भी सहारा लेना पड़े और उनको भी देश का खजाना लुटाना पड़े तो दुख नहीं है, जब तक हम सत्ता में हैं। इसे तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह चाइना भी गए थे 2007 में, और चाइना से भी तो एक सिगरेट करार किया था ना कि तुम हमारे माई बाप हो, हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान को तो सपोर्ट CIA करता ही आया है, अमेरिका। तो ये जो फेक करेंसी नोट्स का जो धंधा है वो CIA के इनके सब पूरे देखरेखी में होता रहा है, और कांग्रेस को कहा गया था कि तुम इसमें चुप रहो, चलता है तो चलने दो, तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। तो उसी का एक षड्यंत्र की श्रृंखला का ही भाग था कि जहां करेंसी नोट प्रेस में से वो जो प्लेट्स मशीन्स बिके, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, पर तो इस तरह से बेचा गया। और कौन खरीद सकता है ये नोट्स के जो प्लेट्स है? कोई पान वाला नहीं खरीदेगा, कोई बनिया नहीं खरीदेगा, गुप्ता पटेल ये मुसलमानों की एजेंट थे जिन्होंने खरीदा, और मालूम है कि कहाँ जाएगा, पाकिस्तान गया बराबर। और डेलारू से भी पेपर से आ रहा है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट को मालूम ही था सारा, तो देश को तो लुटा ही जा रहा था। वो तो सौभाग्य था देश का कि 2002 हुआ था,
तो हिंदुओं में आंख खुल गई कि यस, अब हमारे इसमें एक राष्ट्र को समर्पित नेता आ गया है नरेंद्र मोदी। और तब से लोगों के मन में हो गया था ये हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। बाद में देश का बोनस था, भाग्य था, महादेव की कृपा थी कि मोदी जी एक विकास पुरुष भी सिद्ध हुए, एक यशस्वी पुरुष सिद्ध हुए और पूरे निष्पाप निष्कलंक और चरित्रवान हुए। तो आज 2014 में संधि मिली देश को, तो उन्होंने इस तरह से वोटिंग दी कि मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई। फिर 8 नवंबर 2016 को रात को मित्रों हुआ था और विमुद्रीकरण हुआ था, नोटबंदी, तो डिमोनेटाइजेशन। यही तो वजह था। उसी समय से देखो कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी चरमरा गई है। उसके बाद पाकिस्तान नहीं उठ पाया कभी। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? बहुत सारा कांग्रेस का ही हाथ था, समझिए। कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस का हाथ अत्याचारियों के साथ। जी। देखिए ऐसा है जेडी, न कांग्रेस ने मुझसे कुछ छीना है व्यक्तिगत, न बीजेपी ने मुझे कुछ दिया है, पर तो मैं एक सामान्य नागरिक हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा राष्ट्र प्रगति करे, यहाँ पे सब कुछ खुशहाल हो। मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100% ही सारा जैसे हमारी अपेक्षा उस तरह से काम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे कम से कम प्रामाणिकता से काम हो रहा है। हमारे नेता प्रामाणिक है, राष्ट्र को समर्पित है, इतना कर रहे हैं। तो इसलिए मैं एक खुले भाव से कह रहा हूँ कि हमारे देश में जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका हमें समर्थन करना चाहिए। जी, मुझे लगता है नवीन जी कि दुनिया में बहुत से तानाशाह हुए जिन्होंने बड़े सारे योद्धाओं, बड़े सारे विद्वानों, बहुत से योग्य लोगों की इतिहास को मिटा दिया, बर्बाद कर दिया, जला दिया। मगर हिंदुस्तान में भगवान श्री राम का इतिहास नहीं मिटा पाया, जबकि इस देश पे सैकड़ों सालों तक आघात होते रहे मुगलों के, अंग्रेजों के, यूरोपियन शक्तियों के, यूरोपियंस के। फिर भी उन्होंने बहुत सारे विद्वानों और बहुत सारे योद्धाओं के इतिहास मिटा दिए, मगर उन्होंने भारत का नहीं मिटा पाए, भारत में प्रभु रामचंद्र जी का अस्तित्व नहीं मिटा पाए। तो कुछ तो बात रही होगी जो पिछले 14,000 सालों से भगवान श्री राम यहाँ के लोगों के दिलों में बैठे हैं, आस्था है, और उन लोगों ने हिंदुस्तान के लोगों के दिलों से भगवान श्री राम को नहीं निकाल पाए। तो ये बात माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? जमीन के टुकड़े की लड़ाई थी अयोध्या में, उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। दोनों समुदायों को अपनी अपनी जमीन मिल गई। वहां पे आप मंदिर बनवाइए, मस्जिद बनवाइए। मस्जिद आस्था से बनती है, मंदिर बन गया, मस्जिद बन रहा है। तो इसी बीच एक न्यूज आती है कि 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का न्यू रखा है, हुमायूं कबीर, हाँ, न्यू रखा जाता है। तो मुझे बस इतना जानना है नवीन जी कि जो सैकड़ों सालों से चली आ रही दो समुदायों के बीच लड़ाई, जंग, झगड़े, कत्लेआम देखे गए, कितने कुछ हुए, तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लियर कर दिया तो फिर से ये आग को क्यों लगाया जा रहा है? फिर से लोगों को क्यों इस आग में धकेला जा रहा है? मंदिर मिला, मस्जिद मिला, अपने अपने समुदाय के लोग मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए, तो ये फिर से बाबरी मस्जिद का न्यू पश्चिम बंगाल में क्यों रखा जा रहा है? फिर से ये आग क्यों लगाया जा रहा है? ये आपका जो प्रश्न है वो ट्विन प्रश्न रहा है जी, कि सबसे प्रथम जो आपने शुरुआत की इसकी, वो बहुत ही बड़ी बात कही आपने जी, और ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है जी, कि ये जो क्रिस्ती समाज है, मुसलमान लोग हैं, इन्होंने विश्व में अनेक सभ्यताओं पर आघात किए हैं वजह से, और इन्हें नष्ट कर दिया है, नहीं टिक पाया उनके, नहीं। परंतु इन दोनों ने मिलकर भारतवर्ष पे उसी प्रकार से आघात किया है, उसके कई अधिक मात्रा में आघात किए है, फिर भी वो विफल हो गए। आज भी हम भारत में हिंदुत्व और सनातन धर्म टिका हुआ है, और अभी तो खैर वो बलशाली होता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, अभी तो जागरूक भी हो रहा है। तो अभी तो हम ऐसे समय में जन्म मिला है कि भारत भूमि में जन्म मिला है, और जब इतिहास का रोड बदल रहा है तब हमें जन्म लिया है यहाँ पे। तो आज से 2000-5000 साल तक भी लोग जो इतिहास पढ़ेंगे वो इस काल को याद करेंगे कि इस युग में जो लोग थे, चाहे हम मोदी जी इतने बड़े तो नहीं बन पाए, लेकिन कम से कम हमारा इतना योगदान मानेंगे कि हम लोगों ने सही जगह जाके वोटिंग किया और मोदी को हमारा प्रधानमंत्री बनाया, और उस कारण से देश का इतिहास बदला है। तो ऐसा है कि मोदी जी तो खैर बाद में आए हैं, परंतु ऐसा है कि आप गौरव से विचार कीजिए कि हमारा ये धर्म है वो एक, क्या बोलते हैं, पवित्रता से बंधा हुआ है, और जब इसमें सच्चाई की
शक्ति होती है, अधिष्ठान होता है, उसमें भगवान का भी आशीर्वाद होता है। जी। इसमें कोई गलत बात नहीं है और या आश्चर्य करने ऐसी बात नहीं है। तो हमारी जो सभ्यता है वो 25-30 हजार, हो सकता है 50 हजार वर्षों से भी चलती आई है। अवशेष पुराने मिलते जा रहे हैं जहाँ पे अभी भी सभ्यता थी उस समय में भी। जैसे रामायण ही हुई थी समझो 14,000 वर्षों पूर्व हुई थी। महाभारत आज से शायद 7,500 वर्ष पहले हुई थी। 5,000 वर्ष पहले नहीं, 5,000 BC। लेकिन आज से 2000 AD के भी जोड़े तो 7,500 के आसपास हुई थी महाभारत वर्ष। और उससे पहले भी संस्कृति थी, यहाँ पे सभ्यता थी। तो हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, समाज के जो चिंतक रहे हैं, उन्होंने बहुत दूर दृष्टिकोण रखा है, चिंतन किया है, मेडिटेशन किया है और दूर तक विचार किया कि समाज में क्या क्या हो सकता है। युग बदलेंगे, मानवता बदलेगी, मानवता विपरीत होगी, तो किस तरह से समाज की रचना होनी चाहिए, किस तरह से धर्म की रचना होनी चाहिए और किस तरह के संस्कार होने चाहिए। तो आप और अपने सभी दर्शकों से एक मेरा ये एक आह्वान है कि आप विचार कीजिए कि जो आदर्श है प्रभु रामचंद्र जी के, किस अन्य धर्म में इस प्रकार के इतने उच्च आदर्श मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते हैं। प्रभु रामचंद्र जी के पूरे जीवन का चरित्र देखिए, ऐसा चरित्र आपको कहीं मिलेगा नहीं, किसी अन्य मजहब में नहीं मिलेगा। धर्म तो वो कह नहीं सकते अपन। तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो दैविक धर्म है, भगवान से उतरा हुआ धर्म है, तो ये धर्म इतना श्रेष्ठ है कि इसका जो अनुपालन हम करते आए हैं वो इतना मजबूत है कि चाहे कितने भी असुरी आघात हो हमारे ऊपर, परंतु हम परेशान हो सकते लेकिन पराजित नहीं हो सकते। और इसका ये जीता जागता प्रमाण है कि चाहे आज से 550 वर्ष पहले चाहे बाबर नाम के दानवों ने आके हमारा मंदिर तोड़ा होगा, अपमानित किया होगा, परंतु फिर भी हम जागृत हुए हैं और वापस हमने हमारा मंदिर बनाया है और अभी इतना भव्य बनाया है कि 1000 वर्षों तक कोई इस पे बुरी दृष्टि भी डाल नहीं सकता है। अभी भी सोशल मीडिया पे भी घूम रहा है कि हमारा सोमनाथ का मंदिर गजनी ने कितनी बार लूटा और मुसलमान आक्रांतों ने लूटा। आज गजनी की हालत देखो और सोमनाथ जी का मंदिर आज भी कितना भव्य बन के खड़ा है। तो ये हमारी शक्ति है, इसीलिए हमने हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे जो बालक है, उन सब पे ये संस्कार डालने चाहिए। तो केवल मैं इस धर्म में के समाज में जन्मा हूं इसलिए नहीं, परंतु आप देखिए हमारी जो कितनी उच्च संस्कृति रही है, हमारे कितने उच्च विचार रहे हैं, प्रभु रामचंद्र जी के रहे, भगवान श्री कृष्ण के जो विचार है, वो जीवन को एक मार्गदर्शन दिया है। आज गीता जैसा ग्रंथ पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तुलना कर लो, बाइबल से कर लीजिए, कुरान से कर लीजिए, ज़ेंडा अवेस्ता से कर लीजिए। तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू है, हम सनातनी है और हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है और इसीलिए हम टिक रहेगा और हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। हमारे जब हमारे राष्ट्रों पे इतना बड़ा आघात हुआ था, आज तो ठीक है, समय है कि हमारे काफी को सुरक्षित है हिंदू। एक समय था 17वीं शताब्दी में जब करीब करीब सब जगह पूरे भारतवर्ष में मुसलमानों का राज्य हो गया था करीब करीब, और हिंदू धर्म नष्ट होने पे आया था। तब ईश्वरीय अवतार आए थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने स्थापना की, हिंदुई धर्म की स्थापना की, हिंदुई स्वराज की स्थापना की। परंतु उनके चरित्र देखिए, उनके आदर्श देखिए, उसने किसी भी गरीब या जो कमजोर मुसलमान उस पर अत्याचार नहीं किए, किसी ने प्रतिशोध नहीं लिया। उनके गुण देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के, दैविक गुण थे सारे। उनकी जो उपलब्धियां थी वो तो एक सुपरमैन से भी अधिक की थी, जो जिस तरह से उन्होंने कठिन परिस्थितियों में तलवार उठाई और अपना हिंदवी स्वराज स्थापन किया। तो ये सब गुण हमने आचरण में लाने चाहिए, उनको सीखना चाहिए उनसे। छत्रपति तो इसलिए वो उसका अभी दूसरा जो ट्विन प्रश्न था आपका, तो फिर परंतु असुर शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तो चाहे राम मंदिर बन भी गया है तो एक ताड़का राक्षसी की पुनर्अवतारित है बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता, देखिए नाम भी ममता को बदनाम कर रही है नाम को। तो वो आज वो तुष्टिकरण करना चाहती है ताकि वोट मिल पाए, इसलिए उसने अपना पैदा खड़ा कर दिया आगे हुमायूं कबीर को, ईश्वर तुम बाबरी मस्जिद यहाँ पे बना लो। बट ये दो समुदायों के बीच फिर से लगाई जा रही है आग ना जी। तो इस लगा कौन रहा है? कांग्रेस ने तो लगा रही है ना। भारतीय जनता पार्टी ने तो हुमायूं कबीर को नहीं कहा कि तू बाबरी मस्जिद बनाओ मुर्शिदाबाद में। यहाँ तक कि हम तो जब राम मंदिर बनाया तो हमने तो विशाल हृदय से योगी आदित्यनाथ जी ने 5.5 एकड़ शायद एकड़ उनको जमीन प्रदान कर दी, ठीक है तुम्हारी भी मस्जिद बना लो, तुम्हारी जो आस्था होगी। परंतु वहां पे तो नहीं बनाई उन्होंने मस्जिद। यदि उनकी आस्था ही थी अगर मस्जिद में, तो जहाँ पे भूमि दी है वहां पे मस्जिद आज तक बन चुकी होती। नहीं बनाई उन्होंने, लेकिन अभी मुर्शिदाबाद में बना रहे बाबरी मस्जिद। तो देखिए इनकी बेईमानी, देखिए इनका कुकर्म, इनके देखिए इनका चरित्र। तो नवीन जी आप बताइए कि एक साधारण व्यक्ति जो समाज में अपना लॉ जस्टिस सिस्टम को विषय की जानकारी के लिए उसे क्या करना चाहिए?
अपना J10 का पॉडकास्ट दिखते नहीं है, आपको सामान्य ज्ञान मिलते जाएगा लॉ का। नहीं, ऐसा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जी क्योंकि क्या है कि हमारा जो लॉ सिस्टम है जी उसका एक महत्वपूर्ण धोरण ये रहा है कि एक तत्व है, प्रिंसिपल है हमारा, जी जी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ओके कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकते अरे मुझे कानून मालूम नहीं है। जैसे मैं कल किसी का मर्डर कर दूं और मुझे पुलिस स्टेशन ले जाए, मैं बोलूं अच्छा अलाउड नहीं है क्या, मेरे को क्या पता, पहले बोलने का ना, अब तो मर गया, ठीक है अगली बार नहीं मर्डर करूंगा, मैं जाता हूँ बाय। तो वो कह नहीं सकता कि मुझे कहा। देखिए इसका ये अर्थ नहीं होता है कि रोड पे चलते हुए मुझे कोई पकड़े पूछ ले कि भाई फलाना जो सेल टैक्स का जो कानून है इसका सेक्शन समझो 317 है क्या है बताओ, नहीं बता पाए तो जेल हो जाएगी, वैसा नहीं होता है। लेकिन मैं जिस क्षेत्र में कार्य करता हूँ उसके जो संबंधित कार्य जो कानून है वो मुझे पता होने आवश्यक है। जी तो इसलिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। और जो लॉ के विषय होते हैं वो सामान्य जीवन से इस तरह से जुड़े होते हैं कि वो अभिन्न अंग बन जाते हैं हमारे जीवन के। जी इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इसमें जो हमारी जो शिक्षा संस्था है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसने जो समाज शास्त्र है उसके व्यतिरिक्त विधि के भी विषय सिखाने चाहिए जो बेसिक समाज को उपयुक्त होते हैं, और लॉ के कोर्स भी कर देने चाहिए सिंपल से। तो हर कोई व्यक्ति एक डिग्री लेते हुए साथ में लॉ की भी डिग्री ले सकता है। जैसे अभी तो वर्जित है कि यदि आप एक डिग्री ले रहे हो तो दूसरी डिग्री में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, पर तो इंजीनियर बन रहे हो तो साथ में लॉ की भी डिग्री ले सकते हो जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाए और अच्छी, परंतु उसमें आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे लॉ की, क्योंकि एक लॉयर बनोगे तो तुम पे बहुत अधिक जवाबदारी आती है, उत्तरदायित्व आ जाता है। तो उसका ये तुम्हें तुम लोगों के जीवन से भी खेलते हो, उनके भविष्य से खेलते हो, तो उसके लिए तुम्हें बहुत ही कठोर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जो अभी का लॉ का कोर्स है एक वकीलों के लिए, उससे अधिक कठोर लॉ का कोर्स होना चाहिए, अधिक व्यापक और उसका विस्तरित होना चाहिए, ताकि एक जब व्यक्ति लॉयर बन के जो कॉलेज से व्यक्ति पास होकर निकलता है, सनद देता है, उसे बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, वो इतना कुशल होना चाहिए कि समाज के में न्याय के लिए लड़ सके और समाज को एक अपने योगदान दे सके। जी तो इस तरह से 2 लॉ कोर्स होने आवश्यक है। हम लोग सर मेजोरिटी जुडिशरी पे पॉडकास्ट करते हैं, जिससे कि हमारा एक ही इंटेंशन है, एक ही मकसद है कि हम लॉ सिस्टम, लॉ जुडिशरी सिस्टम को इतना आसान वर्ड में लोगों को समझा सके कि लोग कोर्ट केसेस की डर की वजह से अपनी हक की लड़ाई लड़ना बंद ना करें। ये हमारा उद्देश्य है। नहीं, उसमें ऐसा है जीडी कि आज तो हमने काफी एक जनरल चर्चा की है और काफी विषयों को छुआ है। अपन ऐसा कर सकते हैं कि अपने सम्मानीय जो दर्शक है उसके लाभ के लिए एक जो अपना चर्चा सत्र रखेंगे पॉडकास्ट का, तो उसमें हर बार एक विषय को चुनेंगे और उस विषय के बारे में उस वक्त चर्चा होगी, ताकि उस विषय के बारे में हमारी जो जनता है उन्हें काफी अच्छी तरह से जानकारी मिल सके, ताकि उनका लाभ मिल सके जो भी है। और हम हिंदी में कॉन्वर्सेशन इसलिए करते हैं कि इंडिया में 90% लोग जो अपनी मदर टंग्स में सिर्फ बात करते हैं, 5% लोगों को इंग्लिश आती है और 5% लोग समझ सकते हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा मेजोरिटी लोग जो हिंदी बेल्ट से आते हैं, हिंदी समझते हैं, सबसे ज़्यादा लोग हिंदी समझते हैं। इसलिए हमारा फोकस है कि हम हिंदी पॉडकास्ट करें, लोगों को जितना सिंपल वे में समझा सके लॉ जुडिशरी सिस्टम, उतना हम कोशिश करते हैं समझाने के लिए। जी हाँ, ये आपने मेरे हृदय की छूने वाली बात कही। मेरे भी यही विचार है कि देखिए ऐसा है कि ये बात अलग है कि मैं स्वयं हिंदी भाषी हूँ और इसलिए हिंदी में अभी कर रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे अन्य भाषा भी है, गुजराती बोलिए, पंजाबी बोलो, बंगाली बोलिए, मराठी तो मुझे काफी अच्छी तरह बोलने आती है। भाई अन्य भाषाओं को मैं सम्मान करता हूँ और हम सब ने करना चाहिए, और खास करके जो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं तो उनका भी हमने उतना ही सम्मान करना चाहिए। और देखिए ऐसा है कि वो भी जो भाषाएं हैं वो संस्कृत के ऊपर आधारित है। यदि आप धीरे से जो कोई बोलता रहेगा कन्नड़ा भाषा या मलयाली भाषा, तो हम देखेंगे अनेक संस्कृत के ही हमारे शब्द है और संस्कृत ही वाक्य में वो होता है। तो इसलिए हमारा कोई इस प्रकार से किसी भाषा का ऊपर डोमिनेंस का भाग नहीं है, पर तो केवल ये है कि आज हमें कन्नड़ भाषा नहीं आ रही बोलना, इसीलिए हम हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। परंतु हमारे कर्नाटक में जो बंधु है, तमिलनाडु में बंधु है, केरल में है, वो हमें अपना ही स्वीकार करें और जो हमारी भावना है आप तक एक विचार पहुंचाने की, उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें, ताकि हम लोग एक अपना चर्चा सत्र इस प्रकार से बनाए कि सबको लाभ मिल सके हमारे उसका। और
हो सके हम किसी दिन तमिल में भी पॉडकास्ट बिल्कुल। करें और हमारे मलयालम में भी हमारे करें। दर्शक ऐसे ही हमें अगर सपोर्ट करते रहे तो हम कई सारी हिंदुस्तान की भाषाओं में हम रिलीज करेंगे अपना पॉडकास्ट, तो ये हमारा उद्देश्य रहेगा। কি বলছে আমার সোনার বাংলা আমি তোমাকে ভালোবাসি वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जेटिन भाई जी, जेटी हाँ, पॉडकास्ट में। सभी दर्शकों को प्रणाम। जी।